चाहिए मैदान में ना हारेगा वो कभी हार के भी जो दुनिया वालों दिल जीत गया जिस्मों ने सीखा तुझसे जोश में है तेरा Assalamu alaikum and very happy and good morning from team सुबह पाकिस्तान। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की तरफ से, सुबह पाकिस्तान की तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को, पूरे पाकिस्तान को जहां कहीं पाकिस्तान बसते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उन्हें भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। हालात ऐसे हैं, मामलात ऐसे हैं, जीत का जज्बा ऐसा है कि लगता है अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुका है। कहते हैं कि ये बड़ा मुकाबला था, ये बड़ा टाकरा था। इस टाकरे की सेलिब्रेशन आप मेरी साथ वाली विंडो में देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने जीत का जश्न मनाया है। तो जनाब, कल हमारे शाहीन ऐसे छाए कि उन्होंने कमाल कर दिया। मतलब ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, मैच पे हम अलग जाते थे और देखते थे कि सोशल मीडिया पर क्या धूम मची हुई है। कश्मीर के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। इन विजुअल्स में आप देखिएगा कि कश्मीर में, श्रीनगर में किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया है। मतलब ये कि पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हुए सिर्फ जीत का जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं, ओवरऑल दुनिया भर में ये जीत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। दुबई में दोस्त मौजूद हैं, अहबाब मौजूद हैं, उनकी तरफ से ऐसी मजे की वीडियो सामने आ रही थी, वो जो व्हाट्सएप कर रहे थे। तो यकीन जानिए, एक जो जज्बा था ना, और वो जज्बे हुब्बुल वतनी और अपनी टीम से अपनी मोहब्बत का इजहार, वो देखने वाला था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हो, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, उन सब की तरफ से इस जीत का जश्न इंतहाई खूबसूरत अंदाज में न सिर्फ मनाया गया, बल्कि उन्होंने अपनी सोशल जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी तमाम पाकिस्तानियों को और बिलखुसूस हमारी दबंग टीम को शानदार मुबारकबाद पेश की है। और आपको ये भी मैं बताती चलूं कि कल जिस वक्त ये मुकाबला शुरू होने जा रहा था, सबके दिल जो थे वो धड़क रहे थे। और यकीन जानिए, वो कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप फिनाले से पहले एक ऐसा फिनाले था जो कि हर जबान ज़दे आम था, जो सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही नहीं, बल्कि जो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली बाकी मुखालिफ टीमें भी हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनकी तरफ से भी उनकी नजरें जो थी वो इस मैच पर थी। लेकिन इस मैच को बेहतरीन तरीके से जो शक्ल दी वो दी शाहीन शाह आफरीदी ने, और वो कल मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। कल की कुछ झलकियां, कल की कुछ हाइलाइट्स, क्या कुछ हुआ, कहां पे छक्के लगे, कहां पर चौके लगे, किसने किसको आउट किया, जरा देखिए इस खुसूसी रिपोर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी शाहीनों ने तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त रहने का सिलसिला टूट गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर पाकिस्तानी शाहीनों ने की शानदार एंट्री। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। भारतीय टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 151 रन ही बना सकी। शाहीन आफरीदी ने रोहित शर्मा और KL राहुल को इब्तिदा में ही पवेलियन वापस भेजकर ग्रीन शर्ट्स के लिए जीत की राह हमवार की। विराट कोहली और ऋषभ पंत ने कुछ देर विकेट पर ठहरने की कोशिश की, लेकिन वो खुलकर रन न बना सके। कोहली ने 57 और पंत ने 39 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी ने 3 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। शादाब खान और हारिस रऊफ के हिस्से में 1-1 विकेट आई।
152 रन का हदफ पाकिस्तानी शाहीनों के सामने कुछ न था और ये साबित किया मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने नाकाबिले शिकस्त रहकर। दोनों ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स की खूब पिटाई की। Right, he's got hold of one. They needed that, and it's this over the top. भारतीय कप्तान ने 5 बॉलर्स मैदान में उतारे, लेकिन सबको नाकामी का सामना करना पड़ा। I think it's been that is just मोहम्मद रिजवान ने 55 गेंदों पर 79 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 6 चौके शामिल थे। This one is going into the gap as well. बाबर आजम ने 68 रन बनाए और वो भी नॉट आउट रहे। उन्होंने 52 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के और 6 चौके लगाए। And all of Pakistan will celebrate, as will these two young men out there. They're a wonderful opening partnership. Mohammad Rizwan, Babar Azam, calm, clinical and extremely skillful. शानदार बॉलिंग पर शाहीन शाह अफरीदी को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। कितने आदमी थे सरकार? बस 2। ये वो मीम है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में वायरल है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी किस तरह से इंडियंस की दुर्गत बना रहे हैं। तो जब हम पाकिस्तान के दिफा की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी अस्करी कुव्वत के हवाले से, अस्करी क़यादत के हवाले से। कहते हैं ना, ये जो जंग थी वो शायद हथियारों की नहीं थी, लेकिन वो बैट और वो बॉल की जंग थी। तो ISPR का पैगाम शामिल करते हैं। सबसे पहले कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कौम को किस तरह से मुबारकबाद दी गई, ये ट्वीट आपकी आंखों के सामने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान cricket team for outstanding performance and comprehensive win against India in ICC T20 World Cup match. Pakistan cricket team has made us all proud. जबरदस्त, ब्रावो। इस पे मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ, डेफिनेटली आपने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से, जो कि खुद 92 का वर्ल्ड कप हमारे लिए यहां पर लेकर आए थे। कल वो कितने पुरजोश थे, उनका जज्बा कहां पर था, कहां पर स्टैंड कर रहा था, जरा देखिए। अपनी टीम के साथ वो एक रूम में बैठे हैं और वो ये मैच जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हमाद अजहर साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी टीम के हमरा। इसके अलावा दीगर जो टीम मेंबर्स हैं वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने भी तहनीती पैगामात भेजे और कहा कांग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तानी टीम एंड स्पेशली टू बाबर आजम who led from the front, as well as to the brilliant performance of Rizwan and Shaheen Shah Afridi. The nation is proud of you all. तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके भी तहनीती पैगाम, शाबाश ग्रीन शर्ट, शाबाश, कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। ये है हमारे सदर आरिफ अलवी का पैगाम। 10 विकेटों से मैच जीत लिया, हमें आप पर फख्र है, लेकिन अच्छा मैच था, मजा आ गया। डेफिनेटली सिर्फ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ही नहीं, जहां जहां शायकीन क्रिकेट थे, यूं कहिए कि बस अड्डे हो, इसके अलावा रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, गली हो, चौराहा हो, मोहल्ला हो या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल, वहां पर लोगों की खुशी दीदनी थी। कल मैं कराची में थी और मेरी फ्लाइट थी, मुझे इस्लामाबाद वापस आना था आज के शो के लिए। सन्नाटा था, मैं टाइमली निकली कि मैं अपनी फ्लाइट मिस ना करूं, क्योंकि सुबह आके शो परफॉर्म करना। यकीन जानिए कराची की सड़कें खाली थी, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आवेजा करके, चाय का मग लेके, खाबे बना के स्क्रीन्स के आगे बैठे हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्लाइट लेट हुई और कुछ लोग वहां पर थे जो एयरपोर्ट में मैच नहीं देख पा रहे थे, वो अपने यूट्यूब के जरिए अपने मोबाइल पर ये मैचेस देख रहे थे। एक आवाज आती है और कहा जाता है ये पाकिस्तान जीत गया, और वो जज्बा दीदी था। फिर मैं फ्लाइट में खड़ी हुई और मैंने कहा कि अगर वाकई आपको पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है तो सुबह पाकिस्तान की टीम के साथ एक पैगाम हो जाए। वो खुशी, वो जज्बा क्या था, जरा आप भी देखिए कल क्या हुआ एयर ब्लू की फ्लाइट में। मैं यहाँ से ट्रैवल कर रही हूँ इस्लामाबाद के लिए, और पाकिस्तान चूंकि जीत चुका है तो पाकिस्तान के लिए कुछ होना चाहिए। प्लीज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ आप लोगों का मैसेज। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर फ्लाइट। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाकई एक बड़ा अच्छा सा खुशगवार लम्हात थे जब मैं कल फ्लाइट में थी।
तो ये सिचुएशन हमने देखी और बड़ा क्या कहते हैं मज़ा आया उस वक्त के यार ये क्या है, सिचुएशन क्या है। और फिर उसके अलावा हम ये भी बात करते हैं कि जब इस तरह की आपको खुशखबरी मिल रही हो और आप फ्लाइट में बैठे हैं और मैच देख पा रहे हैं। यकीन जानिए मेरे साथ एक खातून बैठी हुई थी और वो कहती आपको पता है कि मैच की अपडेट क्या है। मैंने कहा नहीं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब पे किसी तरह से कनेक्ट हो जाऊँ और देख लूँ कि पाकिस्तान क्या परफॉर्म करे। बहरहाल सीनियर तज्ज़ेकार हाफिज मोहम्मद इमरान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत मुबारकबाद, जीत का जश्न आपने कैसे मनाया ये बताइए सबसे पहले। देखिए जी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले तो सब देखने वालों को मुबारकबाद और आप सबको भी कि सुबह सुबह आपको भी, जो कि हमें कम अच्छी खबरें मिलती हैं, हम अच्छी खबरों में एक बड़ी शानदार खबर जिसने पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से पैगाम दिया है। जीत का जश्न तो मैंने ऐसे सुनाया कि ये देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है और हम उसको कैसे जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने मैच कैसे जीता है इस पर बात करने से पहले मैं ये हम यहाँ पर नेशनल टेलीविजन चैनल से पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, गुज़िश्ता 12-14 लगभग 14-15 बरस से दुनिया इकट्ठी होकर पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी कर रही है। पाकिस्तान के साथ वो जो मुहज़्ज़ब मुल्क होने का दावा करते हैं वो गैर मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट को दबाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। ये 2007-8 से चल रहा है और 2021 के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सारे अरसे में जितना नुकसान ये जो सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब हैं या जमहूरियत पसंद है उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को पहुंचाया या किसी ने नहीं पहुंचाया। और ये पाकिस्तान ने कल दुबई क्रिकेट स्टेडियम से पूरी दुनिया को जवाब दिया है कि आप हमें दबा लें, आप हमें टॉप क्रिकेट खेलने से रोक लें, आप हमारे मुल्क में आने से इनकार कर दें, आप हमारी तज़हीक करने की कोशिश करें, तज़हीक करने की कोशिश करें, लेकिन जहां जहां हमें मौका मिलेगा हम आपको दबा कर रख देंगे। वो टीम, वो मुल्क जो कि 1 अरब से ज्यादा का मुल्क है, जिसकी हजारों करोड़ की IPL है, जो पाकिस्तान से खेलता नहीं है, जिनको ये बड़ा नाज है, बड़ा जोम है कि उनकी मईशत बहुत बड़ी है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है और जिनको ये नाज है कि उनके पास बहुत पैसा है। कल वो सब दुनिया ने देख लिया है, जो टॉप क्रिकेट खेल रहे थे, जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल के आए हैं और वो जो ICC की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते हैं वो यहाँ से वापस गए हैं और जहाँ पर ICC की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो भी यहाँ से वापस गए हैं। उन सबको ये पैगाम है, आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर जब आएंगे ना तब मुकाबला होता है। आप हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हैं, बराबरी के मौके नहीं देते हैं। बिल्कुल खूबसूरत बात की इमरान, मैं यही कहूंगी कि वाकई अगर उनके पास इकोनॉमी बड़ी है, हमारा यहाँ पे जज्बा दीदनी था, अक्लमंदी और हौसला दोनों होने मैदान में उतरने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर यही कहूंगी कि पाकिस्तानी टीम हो, पाकिस्तानी तज्जियाकार हो, पाकिस्तानी कौम हो, हमारा ना सिर्फ जज्बा काबिल दीद होता है बल्कि कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक मुहज़्ज़िब कौम है। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो तहजीब का दामन हाथ से कभी छोड़ती नहीं है। यही मैच अगर इंडिया ने जीता होता तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे कमर्शियल सामने आने थे, ऐसे ऐसे टीवी कमर्शियल सामने आने थे कि आपकी अक्ल कुल हैरान रह जाती और आपने देखना था कि किस तरह से ट्विटर पर गंद और उसका बाजार जो था वो गर्म होना था। लेकिन हमने बड़ी डिसेंसी के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया है, हमने बड़े प्यारे तरीके से ये मैसेज और ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हम जो हैं वो पूरा अमन लोग हैं। जो खेल है उसमें हार जीत का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन इसे डेफिनेटली आपके लिए कहते ना कि अपनी अना का मसला बनाना पड़ता है, क्योंकि आपने एक मुल्क से जंग जीत कर आनी और वो जंग हो अगर खेल के मैदान में तो कहते ना जो खेल है वो अमन का सफ़ीर माना जाता है और खिलाड़ी जो होते हैं वो अमन के सफ़ीर होते हैं। तो डेफिनेटली हम अमन का पैगाम देने के लिए दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा करने में कामयाब हुए। शाहीन शाफरीदी, रिजवान, बाबर आजम, हसन अली, आपसे हम लोगों की उम्मीदें, हमारी तवक्कुआत में मजीद इजाफा हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस भी हम जरूर जीतेंगे। तो इसी के साथ ही ये सेगमेंट यहाँ पर तमाम करते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले जहाँ पर इतनी सारी बातें हुई, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि ज़रियाब आज सोलो परफॉर्म कर रही है सुबह पाकिस्तान, को होस्ट कहाँ हैं जो ये लेफ्ट साइड पर खड़े हुआ करते थे, शुएब साहब किधर हैं? तो शुएब
यहाँ पर नहीं है। याद है वीकेंड पर हम लोग कह रहे थे कि कोई गिलगित की तरफ जाएगा, कोई नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएगा, तो कोई शायद कराची की फ्लाइट लेगा। तो कराची वाले तो जाके वापस आ गए, लेकिन गिलगित वाले अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो मेरी टीम सुबह पाकिस्तान की जो आधी टीम है वो गिलगित बल्तिस्तान में अपने काम सर अंजाम दे रही है। मेरी आधी प्यारी टीम सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद में मौजूद है। तो वो टीम जो गिलगित बल्तिस्तान में है वो वहां से आपके लिए कुछ इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का सामान समेटे हुए है। शुएब और हमारे प्रोड्यूसर फरीद साहब, उन्होंने क्या कुछ आपके लिए इकट्ठा किया, कौन कौन से जो खूबसूरत मकामात हैं वो दिखाने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। और ठंड भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि कॉन्वर्सेशन में हम लोग थे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि वहां पर कल एक स्पोर्ट्स का इवेंट था जो कि बैनुल सूबाई अंडर 17 बॉयज फुटबॉल का जो मेला था वहां गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन पर कल सजाया गया। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और चारों सूबों की टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले जो थे वो जारी रहे और 4 रोजा फुटबॉल के इस मेले में खैबर पख्तूनख्वा ने रसाई हासिल कर ली है। तो ये जो कल वहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, इसकी हाईलाइट्स और ये इसका विजन क्या है गिलगित बल्तिस्तान की टीम पर खेलों को, इस सरगर्मी को प्रमोट करने के हवाले से, तो ये बता रहे हैं मोहम्मद शुएब। जरा देखिए आप। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ललकजान स्टेडियम गिलगित। जनाब, जबरदस्त स्टेडियम, पहाड़ों के दामन का ये स्टेडियम। यहाँ पर होने जा रहा है एक जबरदस्त मुकाबला जिसमें पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर अपने अपने किट्स में अपने अपने फ्लैग्स थामे ये टीम्स यहाँ पर तैयार हैं। आपको बताएंगे कौन सी टीम जीतती है मुकाबला। उसके लिए 3 दिन करना पड़ेगा इंतजार, लेकिन ये मुकाबले कितने ज़बरदस्त हैं और इससे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है, इससे कितना ज़बरदस्त एक इमेज जाने वाला है। तमाम टीम्स आई हैं यहाँ पर, चाहे रिश्तों का जंजीर कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान की टीम हो या फिर आज़ाद कश्मीर के अलावा ज़ाहिर हम बात करें पंजाब की, केपी की, सिंध की, बलूचिस्तान की, तो हर सूबे की पहचान यहाँ पर। अंडर 17 पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इंटर प्रोविंशियल यूथ टूर्नामेंट आगाज होने वाला है। टीम्स तैयार हैं। ये तकरीब बड़ी जबरदस्त है। ओपनिंग सेरेमनी भी दिखाएंगे आपको, मैचेस भी दिखाएंगे आपको एंड देन क्लोजिंग सेरेमनी भी। साथ रहिए। खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान, खूबसूरत ये इलाका, खूबसूरत इवेंट्स जब हो रहे हैं तो इस खूबसूरती को 4 चांद लगाने वालों की बात करते हैं। मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स, कल्चर एंड टूरिज्म राजा नासिर अली खान साहब साथ मौजूद हैं। चलते चलते जाएंगे आगे, गुफ्तगू करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैसे आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबसे पहले आपका और पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के हर इवेंट को पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाने के लिए हमेशा से कोशिश है और आपकी सरगर्मियाँ हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़्म के हवाले से हो या कल्चर की और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के, तो हमेशा से आपने इस इलाके को प्रमोट करने के लिए और हमेशा से कोई कसर नहीं छोड़ा है, चाहे छोटी सी छोटी इवेंट हो, बड़ा से बड़ा, तो हमेशा से आप हमें कवरेज देते हैं और प्रमोट भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर दीज काइंड वर्ड्स। थोड़ा सा सर अपने बारे में तो बताएं, नाश्ते में क्या पसंद है? नाश्ते में मैं ज्यादातर हैवी नाश्ता करता हूँ सर। अच्छा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ पुअर। क्या बात है। तो ये इंसान के लिए सबसे अहम चीज है, जरूरी भी है कि नाश्ता मैं रज के करता हूँ। मैं नाश्ता लाहौरी टाइप का पसंद करता हूँ। अच्छा। जी बिल्कुल।
और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक ब्रेकफास्ट है ये भी अपनी एक यूनिक और बहुत ही अच्छा अच्छी खुराक यहाँ पे है। हमारा लोकल जो ब्रेकफास्ट है वो भी बहुत ही अच्छे हम ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, यहाँ के लोग, क्योंकि मेहनत कश हैं, पूरा दिन हमने चलना होता है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि नाश्ता हेवी हो। कभी खुद भी किचन में जाने का इत्तेफाक होता है? बिल्कुल करता हूँ, मैं शौक से करता हूँ, कुकिंग भी करता हूँ, बड़ा शौक से करता हूँ, और अपने लिए भी अपने दोस्तों के लिए भी। क्या बात है। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? सबसे अच्छा मैं ब्रेकफास्ट में ऑमलेट्स बनाता हूँ, साथ में टोस्ट भी बनाता हूँ, फ्रेंच टोस्ट, और पराठे भी हम कभी कभी बना लेते हैं। तो मैं शौक से कुकिंग करता हूँ। जबरदस्त। अब से जरा इस इवेंट की बात करते हैं। इवेंट तो स्टार्ट हो चुका है, तमाम सूबों की नुमाइंदगी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, रिश्तों की जंजीर कश्मीर भी है। यहाँ पर कौन सी टीम फेवरेट है सर? इस वक्त मेरे लिए सबसे जो मेरे जज्बात जिस टीम के साथ है वो बलूचिस्तान की टीम है। अच्छा जी, एक ऐसे इलाके दूर इतनी दूर से वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, और बड़े अच्छा लगता है जब ऐसे प्रोविंसेस जब ऐसे मौक़ों पर जब निकलते हैं दूर दराज इलाकों में अपने टैलेंट को लेकर, तो मैं उनके पज़राई करता हूँ, छोटे प्रोविंसेस को, नेगलेक्टेड प्रोविंसेस को, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि वहाँ पे भी ऐसे ही एटमॉस्फेयर है, पहाड़ी इलाका है, बहुत कम सहूलियात है, उसके बावजूद ऐसे लोगों का, ऐसे टैलेंट का बाहर निकलना बहुत बड़ी बात होती है। पंजाब, सिंध, कश्मीर भी ठीक है, हमारा ही अपना ही एक ऐसा है कि कश्मीर के साथ तो हमारी एक अपनी एक रिलेशन भी है, और हम कश्मीर का हिस्सा भी पहले मानते हैं, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना भी होता है। तो इस वक्त मेरे जज्बात बलूचिस्तान के साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि हर टीम अपना एक अच्छा मैच पे शो करें, यहाँ पे ख़ुद बरादरी और मोहब्बत के साथ खेलें, और हर टीम अपने जीत के लिए खेलें, जीत के लिए खेलें। अच्छा खेल यहाँ पर जमेगा, दिलों को जीतने के लिए खेलें, दिलों को जीतने के लिए तो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। सर थोड़ा सा बताएं सर, इस तरह का इवेंट पहली बार हो रहा है यहाँ पे? जरा ऐसे इवेंट्स तो हैं, बट ये इस लेवल का इवेंट यहाँ पे पहली बार हो रहा है। तो ये जो ग्राउंड ललक जान स्टेडियम जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं जटियाल में, इसके अलावा कितने ग्राउंड्स यहाँ पर हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अच्छा ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास अल्लाह के फजल करम से ऐसे 4-5 ग्राउंड्स हैं, जो कि सर्दू के अंदर भी है, हुंजा में भी है, गिजर में भी हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट करवाया था पिछले दिनों, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और हुंजा के अंदर हमारे वुमेंस फुटबॉल की जो एक्टिविटीज़ रहा है पिछले दिनों, बहुत काफ़ी हाईलाइट रहा। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के हर स्पोर्ट्स टैलेंट को आगे लेके आएँ और इनके सपोर्ट करें। इनको हम चाहेंगे कि नेशनल लेवल पर और बैनुल अक़वामी लेवल पर इनको पज़राई इनकी हो, और हम चाहते हैं कि इनको सपोर्ट करें और ये अपना टैलेंट का मुजाहिरा करें। ज़बरदस्त। साथ ही हॉकी ग्राउंड है सर, थोड़ा सा अल्तवा का शिकार भी, लेकिन आप लोगों ने बड़ा उसको अब तो एक्सपीडाइट किया है, और टर्फ भी वहाँ पर मौजूद है। कब मुकम्मल हो जाएगा? बिल्कुल, ये 2 महीने का हमने इनको टारगेट किया है कि मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं। इस दफ़ा हमारी ADP में भी हमने 3 डिवीजन्स के अंदर मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस रखा है, जो पहली दफ़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का जो इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी अपनी खुसूसी एक एफर्ट है इसके अंदर। हम चाहते हैं कि फीमेल्स के लिए भी ऐसे इंडोर्स कोई एक्टिविटीज़ के लिए, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए हम सहूलियात मुहैया करें, तो उसके ऊपर भी फीमेल्स की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी हमने हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे फीमेल के फुटसॉल की जो टीम है अंडर 16, इन्होंने ऑल पाकिस्तान चैंपियनशिप जो चैंपियन बने हुए इस वक्त। पिछले दफ़ा भी हमने KPK के अंदर भी पार्टिसिपेट की थी, और क्रिकेट में हम यहाँ से जाकर बलूचिस्तान में हमारी वुमेन टीम ने जो है ना सेकंड रनर अप भी रहा है, और अच्छी एक्टिविटीज़ है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में खुसूसन। तो इस वक्त जो हम फोकस कर रहे हैं विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ओके जी, विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यानी सर उसमें क्या क्या होगा? जी बिल्कुल, इस दफ़ा आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान कामयाब नौजवान के थ्रू हम एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, जिसमें हम ने यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो स्पोर्ट्स की हमने जो चॉइस, जो आइस स्केटिंग की जो स्पोर्ट्स है उसको हमने चूज की है, और आइस हॉकी के जो स्पोर्ट्स है उसको हमने चूज की है। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि हमारे टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर जाएं और ओलंपिक्स खेलें। तो हम कोशिश करें कि उनके लिए हम प्लेटफॉर्म्स मुहैया करें, और उनको आगे बढ़ने के लिए हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे यंग टैलेंट्स हैं उनको इंशाल्लाह हम बैनुल अक़वामी सतह तक
फैसिलिटेट करें। वाओ, जबरदस्त, ये तो बड़े अच्छे ऐलानात। यहाँ से अब तो पहुंचना भी इस तरह से आसान हो गया, अब डायरेक्ट फ्लाइट आ जाती है पंजाब से भी, सिंध से भी। अब उसकी वजह से टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं टूरिज्म पोटेंशियल तो वैसे ही है गिलगित बल्तिस्तान में, अब आना भी आसान हो गया है। तो उसकी वजह से जरा बताएं सर, टूरिज्म अथॉरिटी भी बनाने का आपने जिक्र किया था, तो उसमें क्या इस वक्त मसाइल हैं? नहीं, मसाइल कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेक होल्डर्स के साथ एक हमारे फाइनल डिस्कशंस हैं, उसके बाद हम बाकायदा एक टूरिज्म की एक अथॉरिटी बनने जा रही है, जिसके अंदर हम होटल एक्ट्स ला रहे हैं, जो रेट्स के ऊपर होगा, स्टैंडर्ड्स के ऊपर होगा। रेट फिक्स हो जाएगा? रेट भी फिक्स होंगे, जो होटल के मुताबिक, मैयार के मुताबिक हम उनके जो है ना स्टार्स देंगे, ABC कैटेगराइज करेंगे, और बाकायदा उसके अंदर एक अथॉरिटी होगी, एक टीम हम उसके अंदर रख रहे हैं जो इंस्पेक्शन भी करेगा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ होटल की कंडीशंस के ऊपर, और अगर वो अपने मैयार से ज़्यादा अगर वो रेट वगैरह चार्जेस कर रहे हैं तो फिर हम बाकायदा उनके ऊपर फाइन भी करेंगे। और एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम होटल एसोसिएशन जो भी होटल मालिकान है उनको हम ये प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटीज़ कि वो होटल जो हमारे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, जो डिप्लोमास हैं, वो करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए वो फैसिलिटीज़ भी हम मुहैया करें। गवर्नमेंट के लेवल पर भी कुछ सोच रहे हैं कि जैसे केप में देखते हैं पॉड्स उन्होंने बनाए, तो क्या आप लोग भी सोच रहे हैं कि अच्छा पॉड्स भी हों गवर्नमेंट लेवल पर, ऐसे स्पॉट्स हों जहाँ पर ठहरना आसान और गवर्नमेंट उनको बुक कर रही हो? जी बिल्कुल कर रहे हैं, इस दफ़ा भी हमने एज एक्सपेरिमेंट की है कुछ रेस्ट हाउसेस। अच्छा, पे GB के अंदर जो गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी थी, हमने ऑनलाइन कर दिया, उनके अंदर बहुत अच्छे रेवेन्यू हमने इनकम जनरेट की है। और इसके अलावा हम होम स्टे के जो कंसेप्ट ला रहे हैं इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और इसके अलावा एक मॉडर्न विलेज हमारा कंसेप्ट है, 3 जगहों पे हम 3 मॉडर्न विलेजेस बना रहे हैं, डेवलप होगा पूरा के पूरा विलेज, उसके अंदर जो है ना टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रोवाइड करेंगे, लोग आएंगे वहाँ पे इंजॉय भी करेंगे, इंशाल्लाह फैसिलिटेट भी करेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अकोमोडेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से हमारा पूरी फोकस है कि हम टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो फैसिलिटेट करें, यहाँ पे लोग आएँ, इंजॉय करें और फैसिलिटेट हो। उसके लिए हमारा इस दफ़ा मैं एक चीज़ का आपसे शेयर करता चाहूँगा, टूरिस्ट पुलिस का जो कंसेप्ट था बहुत ही यूजफुल रहा, और बहुत ही लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि हमने टूरिस्ट पुलिस को हर जगह, हर उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर ला के खड़ा किया कि वो ट्रेंड भी थे कि फर्स्ट एड उनको बाकायदा इनके लिए ट्रेनिंग करवाई गई, और फर्स्ट एड के अलावा गाड़ी के अगर कोई इशू हो, पंक्चर्स हो, उनके साथ सारे इक्विपमेंट, सारे फैसिलिटीज़ होता था कि वो किसी भी सयाह की गाड़ी अगर कहीं पंक्चर हो जाए या कोई ऐसे इशू होते हैं तो वो बाकायदा जाके वहाँ पे उन लोगों की हेल्प भी करता था। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे 3-4 लोगों की जानें भी बचाई। यहाँ पे रेस्क्यू का भी हमने उनको ट्रेन किया हुआ था। मुख्तलिफ जगहों पे 3 ऐसे वाक़यात थे जो मेरे नॉलेज में है कि उन्होंने 3 कीमती जानों को भी बचाया है। टूरिस्ट पुलिस के लिए हमें बहुत आइंदा भी हम इसको और ज़्यादा फाल करने के लिए हमने फंडिंग भी की है, इनके लिए ज़्यादा सहूलियात और गाड़ियाँ भी मुहैया की है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे अगर सयाह फंस जाते हैं तो उनके लिए कन्वेंस प्रोवाइड कर सकें। कोई नया स्पॉट जो कि आप अनाउंस करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म के, अच्छा ये नया स्पॉट है जनाब, कि अब आप गिलगित बल्तिस्तान आएंगे तो इस स्पॉट पर आपके लिए हमने तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल, मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा एक नए स्पॉट्स के हवाले से। देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीबन 40 से 45 % इलाके अभी तक एक्सप्लोर हैं, जो लोग जानते हैं, बिल्कुल सही है, जो अभी तक दुनिया के नजरों में है। ठीक है, 60% के करीब अभी भी अनएक्सप्लोर जगह है, अनटैप्ड एरियाज है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने पहली दफा अनटैप्ड एरियाज की प्रमोट करने के लिए कंसल्टेंसी हमने की है। इसके अंदर विजिबिलिटी के लिए हमने कंसल्टेंट्स हायर की है। पहली दफा ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में कि अनटैप्ड एरियाज को कैसे प्रमोट किया जाए, लोगों के लिए कैसे फैसिलिटेट किया जाए, वहाँ पे डेस्टिनेशन रोड्स को कैसे हम प्रोवाइड करें। हम अच्छी खासी एक रकम भी इसमें, अच्छा यानी प्लानिंग हो चुकी है? प्लानिंग हो चुकी है। बहुत सारी जगह इस दफा बशो वैली जैसा कि लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया, लोग वहाँ पे काफी लोग आए हैं, ये इस दफा हमने एक्सप्लोर की है। इसके अलावा हमने गाशू वैली है,
अभी यहाँ पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जगहों में है, बगरोड है, और हम बहुत सारी इस तरह से जगह हैं जो हम प्रमोट कर रहे हैं। और उसके लिए जो आप लोग से फिर रोड्स लेकर आ रहे हैं, कितने किलोमीटर की रोड बेच जाएगी इससे एक मेन डेस्टिनेशन तक? डिपेंड करता है कि इलाके की जो डेस्टिनेशंस के ऊपर, कुछ जगहों पे हम 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल। कुछ जगहों पे हम 4 से 5 किलोमीटर की एक डेस्टिनेशन एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, एक्सेसिबिलिटी भी है। तो जी वेबल रोड हम कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ में हम ट्रैक भी मुहैया कर रहे हैं के लिए, फौरी तौर पर हम वहाँ बंदे कैसे पहुंचे। जबरदस्त। सर आखिर में ये बताएं कि कुछ नौजवान गिलगित बल्तिस्तान के टूर पर आए, पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी, जिस तरह से वो बाइक्स पर आए और पाकिस्तान की ये साइड जिस तरह वो दिखाएंगे उस तरह कोई और दिखा नहीं सकता। आपकी मुलाकात भी उनसे हुई है, कुछ ऐलान करना चाहेंगे उनके लिए? मैं बिल्कुल ऐलान करना चाहूँगा उनके लिए। जो भी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की तरफ से हमने बाकायदा इनके लिए एक फाइनेंशियली भी सपोर्ट की है और करेंगे भी, और इनको वापस से इस्लामाबाद अपने घरों तक जाने के लिए हम कन्वेंस इनके मुहैया कर रहे हैं, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ काफ़ी वहाँ से चल कर यहाँ तक आने में मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, तो हमने मेंटेनेंस के लिए भी कहा है। और इन गाड़ियों को पहुँचाने के लिए हमने बाकायदा हमारे नेटको डिपार्टमेंट के MD का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने फैसिलिटेट की कि वापस जाने के लिए भी हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इसके साथ मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पहली दफा हम एक मेगा प्रोजेक्ट है हमारे पास, हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट, अच्छा, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। PM पाकिस्तान के वजीर आजम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं खालिद खुर्शीद साहब का भी, और इसके साथ साथ 3-4 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं टूरिज्म के हवाले से। माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट है हमारे पास, अच्छा। 2 इस वक्त। एक शिगर रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसकी फिजिबिलिटी हो रही है, और एक फसू में है, हुंजा में, माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो इसको हम इंशाल्लाह अभी फिजिबिलिटी स्टेज पे कंसल्टेंसी हुई है, तो इसके अलावा हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ के लोग टूरिज्म को प्रमोट करें, जितना ज्यादा पोटेंशियल इस इलाके में है, शायद नो डाउट। यहाँ पे एक और चीज है आपको मैं बताता जाऊँ कि यहाँ पे 3 किस्म के टूरिज्म आपको देखने को मिलेगा। एक तो एडवेंचर टूरिज्म के बहुत बिल्कुल ऐसे मौके हैं, एक कल्चर टूरिज्म बिल्कुल है, अपॉर्चुनिटी है। अब जश्न बहारान भी हुआ, जश्न बहारान भी हुआ। एक और चीज है यहाँ पे एक रिलीजनिक टूरिज्म है जिसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं, जिसके साथ मुख्तलिफ एम्बेसडर्स के साथ मैंने मीटिंग्स की है कि हम बुद्धिज्म की जो कल्चर है, जो रिलीजनिक टूरिज्म है यहाँ पे एक साथ हमारे बहुत कदीम हिस्ट्री की जो उसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कोई एम्बेसडर समिट करवाने जा रहे हैं GB के अंदर। तो हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को इंटरनेशनली लेवल पर हम चाहेंगे कि अप्रोच हो, लोग इस इलाके को और ज्यादा जाने और देखने के लिए यहाँ आए। देखने के लिए तो जरूर आएंगे क्योंकि इतना प्यारा ये इलाका, इतना प्यारा गिलगित बल्तिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं K-Trade एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। K-Trade पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। K-Trade आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा।
जी वेलकम बैक। टू ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों को और वहाँ के लोगों को, क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हर सूबे की, पाकिस्तान के हर रंग की, तो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। और ये जो वहाँ पर इस फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, गो के वहाँ पे हर टीम ही अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन हमारी दुआएं हैं गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों के साथ और वहाँ पर परफॉर्म करने वाली टीमों के साथ कि अपना बेस्ट आपने देना है। जीते या हारे इसे खेल का हिस्सा समझें, लेकिन आप ये देखें कि आपको खेलने का बेहतरीन मौका मिल रहा है और इससे न सिर्फ खेलों की सरगर्मियां परवान चढ़ रही हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि नया टैलेंट जो है वो पाकिस्तान का उभर कर सामने आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान मुख्तलिफ सकाफती रंगों का गुलदस्ता है, जहां हर इलाके की अपनी एक सकाफत और पहचान है, हम जिस शोबे की बात करें, इस धरती ने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं। तो जनाब मौसीकी की ही बात करें तो हर इलाके के अपने एक जो है मखसूस रंग होता है। ऐसी ही एक आवाज गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों की है, जो देखते ही देखते न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान भर की पसंदीदा आवाज बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारूफ गुलकार सलमान फारस की, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की इलाकाई जबान शना में मुतादिद सुपरहिट गाने गाए हैं। मतलब बहुत सारे उन्होंने गाने परफॉर्म किए हैं, लेकिन उर्दू जबान में भी अपने सुरों के जो जादू है उसको बिखेरा है। इस शानदार जो उनका फनी करियर था और जो माशाल्लाह बोले कि इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी कहानी क्या है, इसके पीछे स्ट्रगल क्या है, पहला गाना कौन सा था और कौन सा ऐसा गाना है जो उनके दिल के बहुत करीब है, तो ये बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी सलमान फारस को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको जीत का जश्न मुबारक हो पाकिस्तान की, क्या कहेंगे इस पे सलमान? यस, हम तो बहुत खुश हुए हैं क्योंकि हम गिलगित बल्तिस्तान में, और मेरा जो गांव है स्पेशली LOC के बिल्कुल करीब है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के, तो बहुत ही एक क्रेजी था। और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम खेली है, ऐसे लग रहा था कि बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। हाँ, और इंडिया के जो प्लेयर्स बच्चे लग रहे थे, तो ऐसा एक मैच हमें देखने को मिला और हमें बहुत खुशी हुई कल। थैंक यू, क्योंकि कि मैसेज जाना बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे स्टार जो क्रिकेट के हैं, उन तक जब इस तरह का मैसेज पहुंचता तो डेफिनेटली उनका हौसला, उनकी हिम्मत मजीद बनती। चलें अब आपकी तरफ आते हैं, आप भी हमारे स्टार हैं, आप भी हमारे सेलिब्रिटी। ये बताइए कि अभी जैसे कि मैंने कहा कि गिलगित की एक ज़बान है शना, राइट? तो इसमें गाना गाना और फिर इतना आगे आना, थोड़ा अपनी स्ट्रगल हमारे साथ शेयर कीजिएगा सलमान। यस, थैंक यू वेरी मच। गिलगित बल्तिस्तान 2009 से पहले नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाता था। गिलगित बल्तिस्तान का प्रॉपर नेम नहीं था, तो 2009 के बाद गिलगित बल्तिस्तान का नाम पड़ गया, तो हमें नगमे लिखने के लिए एक नाम मिल गया। तो ये आइडिया बेसिकली मैंने पिक कर लिया और इसी नाम के तहत कुछ नगमे बनाए, जैसे कि सब फूल हैं एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। हाँ, खूबसूरत। हम मालिक मुल्क सयाहत के, दिवसाए में सिमटी जन्नत के, हम के टू राका पोशी के, शंदूर के नांगा पर्वत के, मोहताज कहाँ पहचान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। तो ये इस तरह का कंटेंट मैंने गाया और गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ बन गई, बच्चों को याद हुआ और हर इवेंट का हिस्सा बनने लगे। तो इससे मुझे इनकरेजमेंट मिली। और हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त सेक्रेटरी सयाहत भी हैं, ज़फ़र वकार ताज साहब, उनकी शायरी गिलगित बल्तिस्तान की प्रमोशन के लिए बहुत कुछ उन्होंने लिखा, तो मैंने पिक की, उनकी धुनें बनाई और मैंने गा लिया अपनी लैंग्वेज में भी, शना लैंग्वेज में भी, इवन वहाँ की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनमें भी मैंने कोशिश की। लाइक ब्रुशेस की जो हुंजा की लैंग्वेज है उसमें मैंने गाया, फिर उर्दू के कुछ नगमे थे और शना में कुछ ऐसे मैंने नगमे गाए जो फर्स्ट टाइम ये हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान की बाउंड्री से बाहर निकले और इंटरनेशनली लोग सुनने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। yes. तो सलमान ये बताएं, अब तक कितने गाने जो हैं वो परफॉर्म कर चुके हैं और अभी आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या है? अब तक मेरे जो रिकॉर्डेड सॉन्ग हैं 100+ हैं। जितने बचपन से मेरा शौक था, रिकॉर्ड करते चला आया, कुछ सॉन्ग्स बहुत ही हिट हो गए। और अब यह है कि गिलगित बल्तिस्तान से बाहर तो मैं निकला हूँ, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छे से ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स बनाऊँ जो इंटरनेशनली चलें और हमारी ज़ुबान सुने। ऐसे भी लोग हैं जो हमारी ज़ुबान नहीं समझते लेकिन वो गाते हैं मेरे गाने। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात पे कि समझ बिल्कुल भी नहीं आती लेकिन फिर भी गाते हैं। तो ये हमारी ज़ुबान की प्रमोशन है,
हमारे कल्चर की प्रमोशन है। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें ये कि जब आपकी धुन हो, विजुअल ऐसे हो ना, और फिर जब कहीं पे भी पाकिस्तानी बसता है, ये गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हैं, जब कहते हैं इलाकाई ज़बान से आपकी अपनी ही एक मोहब्बत होती है। और जब आपको कोई बंदा मिल जाए, चाहे आप यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, इंडिया में हैं, और आपको पता चले अच्छा कि पाकिस्तानी है, मतलब हम किसी बाजार में भी चले जाए ना तो आपको पता है आप क्या कहते हैं पठान है, जैसे कल्चर लोगों का बहुत, पंजाब में तो पठान जरा कम ही होते हैं, तो आपस में जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो फिर वो पश्तो ज़बान में शुरू हो जाते हैं। बट एनीवेज, आपके चंद गानों में से एक गाने का इंतखाब हमने किया, जानाने वतन, तो जरा व्यूअर्स को वो दिखाते हैं और सुनाते हैं, फिर आपसे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सो प्लीज हैव अ लुक। जान वतन जानाने वतन, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़। और डेफिनेटली कहते हैं कि आप जब इलाकाई मौसीकी की धुनें अपने गाने में, उसकी बीट्स में इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी सकाफत को मज़ीद एक नया रंग दे देते हैं। सलमान, बड़ा बेहतरीन तरीके से हमने परफॉर्म किया, हम भी इंजॉय कर रहे थे, सुबह पाकिस्तान की टीम भी इंजॉय कर रही थी। ये बताइए, ये गाना गाने के अलावा और क्या हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ क्या आपकी? एक्चुअली मैं गवर्नमेंट एक ऑफिसर हूँ गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट में, जो टूरिज़म एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और उसके अलावा मेरा जो शौक़ है और मेरी जॉब दोनों मैच कर रही है, तो मैं शायद खुशकिस्मत हूँ कि दोनों फील्ड्स मेरी सिमिलर हैं। और गिलगित बल्तिस्तान की प्रमोशन के लिए मुझे बहुत ही एक अच्छा मौका मिल रहा है कि मैं गाने भी बनाऊँ और वीडियोस भी बनाऊं, अपनी ज़ुबान को भी प्रमोट करूं। अब हमारे जो गाने हैं इससे बहुत सारी चीज़ें प्रमोट होती हैं, लाइक वीडियो सॉन्ग्स हैं, टूरिज़म आपका प्रमोट होता है, आपकी लैंग्वेज प्रमोट होती है, आपका कल्चर, आपका म्यूज़िक, सारी चीज़ें म्यूज़िक के थ्रू। आप उसी डिपार्टमेंट में भी हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, हमने सुन रखा है कि आप क्लासिकल म्यूज़िक भी गाते रहे हैं, मतलब इस तरफ आपका रुझान कैसे आया? क्लासिक, अब गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो हम वैसे बहुत सारे गाने ऐसे गाते हैं कि भंगड़े होते हैं, डांसिंग सॉन्ग्स, नंबर के जो डांसिंग नंबर के सॉन्ग्स होते हैं। तो इसके अलावा डिफरेंट आप ऐसे सेक्टर्स में गाएं, लाइक अपने जो एंथम सॉन्ग्स हैं वो गाएं, थोड़े से आप सोलो सॉन्ग्स गाएं जिसमें आपकी
कि पोइट्री, शायर क्या कहता है, ये लोगों को समझ आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो डिफरेंट टाइप के मैंने सॉन्ग्स गाए हैं, जिसमें सोलो टाइप के, थोड़े से डांसिंग नंबर्स भी हैं, लोगों ने बड़ी इंजॉय भी किया मेरे सॉन्ग्स पे। तो इस तरह के काफ़ी सीरीज़ ऑफ सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग्स चलती हैं। मतलब ये नहीं कि वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स आप चाह रहे हैं कि आप उसमें लेकर आते रहें। Yes. और अभी रिसेंटली भी आपके कुछ गाने हिट हुए हैं, अगर चंद उनमें से आप कोई एक छोटा सा गुनगुना दें। मेरे काफ़ी सारे शनाके गाने थे जो अच्छे रहे थे मेरे हिसाब से। एक जो मेरा पहला गाना था 2014 में आया था, मोरेक थे ने। अच्छा। तोम तनुले ओट बिठे मोरेक थे ने, मोरेक थे ने, मोरेक थे। अगेन पोइट्री ज़फ़र वकार ताज साहब की। और उसके बाद फिर एक सॉन्ग आया था सितमगर, मैं यार सितमगर थे चिन्हगार। तो आप हमें कौन सा गुनगुना कर बताने और रिसेंट जो चल रहा है एक गाना है आजकल, करे 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 करे। ओके, तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत। हिफा तुषार बमोस्मा खुशान करे करे, हिफा तुषार बमोस्मा खुशान करे करे, मैगा बोने मेहमान में जान करे करे, मैगा बोने मेहमान में जान करे 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 करे, मैं जान करे 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 करे, मैं जान करे करे। शरदंग सितारे हैं निक मट्ठी निका और बेन, तू साथ बिगस तो मार दुनियात में पावर बेन। शरदंग सितारे हैं निक मट्ठी निका और बेन, तू साथ बिगस तो मार दुनियात मैं पावर बेन। अच्छी नेवाने बे मैं आसमान करे करे, अच्छी नेवाने बे मैं आसमान करे करे, मैगा बोने मेहमान में जान करे करे, मैगा बोने मेहमान में जान करे करे। Zabardast. Thank you so much, Salman. Such a beautiful song. Such a beautiful song, and thanks for joining us today. And we just hope कि अल्लाह ताला आपकी इस सुर में, इस ताल में मज़ीद खूबसूरती और इसको मज़ीद निखारते रहें। गिलगित बल्तिस्तान की जब लोगों की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह के प्यारे लोग बसते हैं, इस तरह की मीठी आवाज़ है और टैलेंट की तो कोई वहाँ पर कमी है ही नहीं। तो बहुत सारी आपके साथ हमारी दुआएं हैं और इन दुआओं के साथ ही मुझे एक ब्रेक पर जाना है। प्रोड्यूसर साहब जब बार बार ब्रेक लेने का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और कुछ मजीद इंटरेस्टिंग इश्यूज को बनाते हैं। सुबह पाकिस्तान का हिस्सा, स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अपने कुछ नए मेहमानों के साथ हमारे लाउंज में हम मौजूद हैं और हमने बात की थी शुरू में अपनी पाकिस्तानी टीम के हवाले से, तो जहां हमारे सुपर हीरोज परफॉर्म कर रहे हैं बड़ा बेहतरीन अंदाज में, वहीं पर हमारे जो लिटिल स्टार्स हैं वो किसी से पीछे नहीं है। रिसेंटली अभी एक प्राइवेटली एक पेट्रोलियम कंपनी है, वहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, मैराथन स्टूडेंट इवेंट 2021। इसका ये मुकाबला था अर्बन कॉन्सेप्ट रावलपिंडी की नर्स यूनिवर्सिटी की टीम ने ये मुकाबला अपने नाम किया। और आपको ये भी बताएं कि गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट की टीम जो है वो प्रोटॉन टाइप की कैटेगरी में कामयाबी अपने नाम समेटने में कामयाब रही है। तो ये कार कैसी थी, बच्चों ने किस तरह से परफॉर्म किया, इसमें टीमें कितनी थी, क्योंकि इवेंट में पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो कि इंजीनियर्स बच्चे हैं, जो कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 4 कैटेगरी की गाड़ियां नुमाइश में, इस एग्जीबिशन में पेश की थी। अब उनमें से जो 2 कार्स थी वो बिजली से चलने वाली थी और जो 2 गाड़ियां थी वो पेट्रोल से चलने वाली थी। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और जब हम ये देखते हैं कि पेट्रोल से तो गाड़ियां चलती हुई हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं पाकिस्तान अभी उनमें पीछे है। लेकिन हमें ऐसी यंग जनरेशन की, ऐसी यूथ की बहुत जरूरत है। ये जरा विनिंग शॉट्स हैं इन स्टूडेंट्स के हवाले से, और जो कार उन्होंने बनाई वो भी आप देख रहे हैं साइड अपने यहाँ पे विंडो में। तो ये बनाई किसने, कामयाबी के झंडे किसने गाड़े, ये जो बच्चे हैं और जिनका दिमाग बहुत बड़ों वाला है, उन्हें आज हमने स्टूडियोज में इन्वाइट किया है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में गुलाम जिलानी और मनाम अली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड। कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। जब आप आए हैं तो मैं कह रही थी हैं ये जो टीम लीड है गुलाम जलानी किधर हैं, तो आपने कहा कि ये मैं हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी सी शख्सियत होगी, कोई बड़े से होंगे, लेकिन काम आप लोगों ने बड़े भारी भरकम किए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये कामयाबी अपने नाम करने के बाद, पहले तो ये बताएं। जैसा कि आपने ख़ुद ही बता दिया कि एक ये इको मैराथन कंपटीशन था, तो ये कौमी सतह पे है, तो ये असल में इसकी बुनियाद एक इंटरनेशनल लेवल पे होती है। जिस तरह हर साल इंटरनेशनल लेवल पे, एशिया के लेवल पे कंपटीशन होती है, जिस पे पाकिस्तान समेत बाकी इंडिया और दूसरे ममालिक एशिया के पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम इस कंपटीशन में 2010 से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी टीम नस्टैग। तो इसमें हम लोग अभी तक जो लास्ट टाइम 2019 में कंपटीशन हुआ था, उसमें भी हम साउथ एशिया की बेस्ट टीम थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिया की टीम को भी हराया हुआ है। तो हमारी गाड़ी का नाम फॉर्चुनेटली कश्मीर भी था। ज़बरदस्त। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो आफ्टर कोविड तो इन्होंने एक क्योंकि 2 साल इवेंट नहीं हो सका, तो जो निजी कंपनी है इन्होंने एक इको मैराथन पाकिस्तान के नाम से इंट्रोड्यूस किया, ताकि ये रवायत बरकरार रहे और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कायम रहे। तो इसमें टोटल 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से आपने बताया नस्ट और जीके की टीम्स ने। तो हमने इसमें 2 कैटेगरीज थी, अर्बन कॉन्सेप्ट गैसोलीन और प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक। तो जो हमारी टीम है उसने अर्बन कॉन्सेप्ट गैसोलीन में पार्टिसिपेट किया, एंड वी विन अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आप ये बताएं कि अभी उन्होंने कहा ना कि हमने कार का नाम कश्मीर रखा, इसके पीछे क्या थी, मतलब यानी कश्मीर के अलावा भी कौन कौन से जो नाम थे वो जहन में आए आप लोगों के? बेसिकली इसको कश्मीर रखने के जो पीछे मकसद था वो यही था कि एक तो हम जो कश्मीर का इशू है उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें एक मेजर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन यही नहीं, बल्कि हमने जब पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो हमारी बाकी टीम्स के साथ, इवन इंडियन टीम के साथ भी एक अच्छी हारमोनी होती है। हम अपनी एक्सपर्टीज़ उनके साथ शेयर करते हैं, अपने टूल्स उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि वो हारमोनी बरकरार रहे और हमारा जो मकसद है इस कश्मीर को इवेंट को हाईलाइट करना वो भी हो सके। तो मुझे ये बताएं कि गुलाम जलानी, मतलब पूरा नाम मुझे एक तो लेना पड़ता है, मुझे ये बताएं कि जो मतलब यानी कि बाकी भी टीम में आपके क्या कहते हैं मुखालिफ टीमें थी, सबसे ज़्यादा किसका था कि मतलब यानी कि या इनका अच्छा हो सकता है लेकिन हमें भी बेस्ट परफॉर्म करना है, प्रेशर किसका था, कौन सी टीम का? Obviously the pressure was of GK's team. अच्छा। So but लेकिन हमने भी यही कहा था कि हम अपना बेस्ट शॉट देंगे इंशाल्लाह, और तो वो और बॉयज़ वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि ये एक इनफरादी मुकाबला नहीं था, जस्ट हम 2 बंदे हैं वहाँ पे, हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली द टीम कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर्स। सो लोगों ने दिन रात एक लगा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो made this car within 28 days, on the short notice of 28 days. So it was a huge achievement for us. और जो ओवरऑल टीम थी ये बताएं कि कितने लोग होते हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कोशिशें तो बहुत सारे लोगों की होती है, और कितने ऐसे होते हैं जो पीछे बैठकर दुआएं कर रहे होते हैं? बेसिकली जैसा कि जिलानी ने आपको बताया कि हमारी जो टीम है वो 35 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन इसके जो कोर मेंबर्स हैं वो 13 है। अच्छा। कोर मेंबर से मुराद ये है कि वो जो मेंबर्स हैं जिनके फाइनल ईयर्स में हैं, जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, जो इसको एक अपना मकसद समझ के इस कंपटीशन को, इस प्रोजेक्ट को साथ लेके चलते हैं, वो कोर मेंबर्स हैं। इसके अलावा बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो साथ साथ लर्न कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे बाद वो इसको कंटिन्यू कर सकें। बेसिकली ये टीम जो है ये फाइनल ईयर सोफोमोर्स एंड जूनियर्स के ऊपर कंसिस्ट है, ताकि ये एक हिरार्की तरह चलती रहे। हमारे बाद हम जो सोफोमोर्स आए उसके बाद जूनियर्स आए, और ये इस तरह सिस्टम चलता रहे इंशाल्लाह। अच्छा गुलाम जिलानी ये बताइए कि जब आप टीम लीडर होते हैं ना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बढ़ जाती है, टीम को जलन करके रखना, आपस में लड़ाई ना हो, कोई कुछ कह तो नहीं रहा, कैसे ये वाले चैलेंजेस कैसे रहे? बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये टीम एज अ टीम मैनेजर, टीम लीड का रोल ही यही होता है कि उसने पूरी टीम को एक एम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा करके रखना होता है। जाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ जाते हैं, डिफरेंस ऑफ कह लें कि हर चीज़, कोई बंदा कहता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, कोई ऐसे कहता है, कोई ऐसे होना चाहिए, बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरी जो टीम मेंबर्स हैं वो मेरे आफ्टर टीम मेंबर्स एक फ्रेंड्स भी हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, और दोस्त, और कहते हैं ना काम जब साथ तो बहुत परेशानी होती है।
सो हमें इतना मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो जब फ्रेंड्स आ जाते हैं ना फिर हम कभी उनकी मान लेते हैं, कब वो हमारी मान लेते हैं। तो एज ए वैसे सुन रहे होंगे बेचारे, सबसे तंग किसने किया था इसमें? मतलब दिल पे ना लेना, पूछ रही हूँ। Please don't put me अच्छा in that ओके चलिए tough ठीक है, situation. इसको अन्य इस परेशानी में नहीं डालते। वो नाम कहते हैं जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट ना ना हो बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हम जहाँ पर भी हैं हम अपने पेरेंट्स की मरहूने मिन्नत हैं। अब पेरेंट्स का सपोर्ट, मैं बैक टू बैक दोनों की तरफ आती हूँ, कैसा रहा आप लोगों के साथ? बिल्कुल पेरेंट्स का सपोर्ट हमारे साथ बहुत अच्छा था, वो हमारे लिए दिन रात दुआएं करते रहे। बेसिकली वी आर हॉस्टलर्स हैं और हम जो कि एक हफ्ते बाद अपने घर जाते तो दो महीने हम इस प्रोजेक्ट के लिए, इस मकसद के लिए रुके रहे। हाँ। और अभी तक अभी हम घर नहीं गए हुए, इसे उसके बाद अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। पहले उसको प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक घर नहीं गए? अभी तक घर नहीं गए। ओहो, अच्छा ये मुझे पता है, मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरी हूँ कि जब कोई एक्साइटमेंट, कोई कामयाबी आप समेट, आपकी पहली कोशिश होती है घर पहुँचे किसी तरीके से, अम्मी अब्बू को बता दें, क्योंकि वो जो एक प्रेजमेटिक एक माहौल होता है ना, वो काबिल दीद होता है। तो टीचर्स जो हैं डेफिनेटली वो भी उस्ताद की माँ बाप की मानिंद है हमारे लिए। उनका रिस्पॉन्स, उनकी क्या थी फील? आपने जो टीचर्स का लिया है तो बेसिकली ये कामयाबी टीचर्स की वजह से ही होती है, क्योंकि जब हमने ये हमारे पास चैलेंज आया था कि हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है एंड द कंपटीशन इज़ ओनली अ मंथ लेटर, तो उसमें हमें टीचर्स ने ही मोटिवेट किया था। हमारे जो फैकल्टी एडवाइज़र है बेसिकली नर्स टेक के, और डॉक्टर राजा आमिर अजीम है, तो बेसिकली उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि यस यू कैन डू इट, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। दे वर, मतलब उन्होंने कोई प्रेशराइज नहीं किया, बट दे वर जस्ट स्टैंडिंग विद अस के करो तुम लोग, जहाँ मसला है हम साथ खड़े हुए हैं। और जब हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते तो सबसे पहली कॉल मैंने अपने सर को ही मिलाई थी कि यस सर वी हैव वॉन द कंपटीशन। सो he was like, हाँ ऐसा होता है कि जब आप इन लम्हात में होते हैं तो आपको ना आपके पास अल्फाज होते हैं बताने के लिए, और आप ये नहीं सोच सकते कि फ़ोन के उस पार सामने वाले की क्या एक्सपेक्टेशंस है। मुझे ये भी बताइए कि आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इन फ्यूचर हम पाकिस्तान में उसे कहाँ पर देख रहे हैं? बेसिकली हमारी गाड़ी का जो अगर कंपटीशन के हवाले से गोल देखा जाए तो गोल ये होता है कि फ्यूल एफिशिएंट कार बनानी है, कि माइलेज इंप्रूव करनी है, एवरेज जो फ्यूल एवरेज कहते हैं उसे, कि कम से कम पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर्स कवर किए जाएं। तो हम जो सबसे मेन पॉइंट हमारा जो सेलिंग पॉइंट होता है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है। देन अलॉन्ग विद डैट कंपटीशन की रिक्वायरमेंट्स ये भी होती हैं कि हमने सेफ्टी को बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान में सेफ्टी एस्पेक्ट्स के लिहाज से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी लैग करती है, लेकिन जो कंपटीशन के जो आप कह लें SOPs हैं या रूल्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं या उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमने एक कह लें कि सिर्फ एक चैलेंज नहीं होता, सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। उस सेफ्टी मेजरमेंट्स को भी रखना है, लेकिन खूबसूरती के साथ उसको मॉडिफाई, उसकी मॉडिफिकेशन करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये नहीं कि बस टुकड़ा उठाया और उठाकर लगा दिया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये जैसा कि जलानी ने बताया कि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट और हार्श रूल्स होते हैं जिसके बगैर आपकी गाड़ी ऑन ट्रैक ही नहीं जा सकती। पहले आपकी प्रॉपर टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है, एक रूल प्रॉपर्ली चेक होता है, जब वो सेफ्टी रूल्स के मुताबिक, उस टेक्निकल रूल्स के मुताबिक वो अप्लाई हो जाता है, चेक हो जाता है, उसके बाद आपकी गाड़ी ऑन ट्रैक जा सकती है, अदरवाइज आपको तो माइलेज की तरफ लेके नहीं जाया जाता। अच्छा, और ये भी बताएं कि ट्रैक पर जब आप लोगों ने इसे प्रेजेंट किया, गाड़ी किसने ड्राइव की थी? गाड़ी हमारे एक जो हमारा टीम मेंबर है अनस मकसूद, तो ही वाज ड्राइविंग द कार एंड ही वाज लाइक अ लिटिल बिट इन अंडर प्रेशर के, बिकॉज वहाँ प्रेशर बहुत होता है जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, क्योंकि गाड़ी का एक एनवायरनमेंट इस तरह का होता है, उसने ड्राइवर सूट पहना हुआ होता है, ऊपर हेलमेट पहना हुआ होता है, ग्लव्स पहने हुए होते हैं। खुद में थोड़ी सी वो थी कि हमने भी ड्राइव करनी है, हमने भी राइड लेनी है, कुछ था? हर टीम मेंबर में ही होता है, जब गाड़ी तैयार हो जाती है ना तो बंदा कहता है यार यहाँ से लेके वहाँ तक मैं लेके जाऊंगा। पीछे खबरदार किसी ने हाथ लगाए, खराब हो सकती है क्योंकि अभी प्रेजेंट नहीं हुई है। बट एनीवेज इन द एंड बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा। कल पाकिस्तान ने मैच जीता, एक मैसेज हमारे पाकिस्तानी टीम के नाम, आपसे स्टार्ट करते हैं। वेल मैं खुद मैच देख रहा था और इट वाज लाइक फीलिंग लाइक कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। और डाल दो, अल्लाह ताला पे डाल दो। अल्लाह ताला हमारे साथ है। और जो हमारे टीम के मेंबर्स थे, ये जो हमारी पाकिस्तानी टीम थी, उसमें भी कल को एक लगा कि वो एक चीज़
सोच के आए हुए हैं। जब भी कि टीम में जीत के सोच जाना होती है ना तो वो फिर कट जाती है। नियत और कोशिश हो तो हर मंजिल आसान होती है। मैं नाम आपके मैसेज कन्वे करेंगे। दी सेम, जैसा कि कल मैच देखा तो एक टीम का एक साथ मिलके खेलना, एक जल के साथ खेलना, जैसा कि एक बॉल आ रही थी, एक कैच को पकड़ने के लिए 4 लोग आ रहे थे, तो वो जो एक टीम की एफर्ट थी, एक टीम की कलेक्टिविटी थी, तो वो बहुत नज़र आई पूरी टीम में और इसी से टीम जीती है। ऐसा ही है, जब तक टीम मुत्तहिद ना हो हम कोई भी काम, कोई भी कामयाबी अपने नाम नहीं कर सकते। और ऐसे ही टीम लीडर साबित हुए गुलाम जिलानी और उनको सपोर्ट किया बनाम अली ने। और डेफिनेटली ये तो सिर्फ 2 बच्चे हैं जो कि आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, लेकिन पीछे भी बहुत से लोगों की दुआएं, बहुत से लोगों की दिन रात की जो मेहनतें थी वो जेलिन हुई और जिसके बाद हमने देखा कि इन्हें ये कामयाबी मिली। तो टीम पाकिस्तान, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद और आप लोगों को भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको यूं ही कामयाब रखे। मुझे बढ़ने क्विकली ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं K-Trade एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। K-Trade पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। K-Trade आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। Watch T20 World Cup live on PTV Sports. Game on है। ICC T20 World Cup live on PTV Sports. Game on है। Watch ICC T20 World Cup live on PTV Sports. Game on है। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। देख रहे हैं कि मैं इतनी एक्साइटमेंट क्यों शो कर रही हूँ। मैं अमूमन कहती हूँ ना कि ब्रेक से जो वापस आता है, अगर उसने कुछ खाना पीना है तो वो खा ले, जिसने पराठा अंडे का नाश्ता करना है वो जाके कर ले। और आज जब मैं ब्रेक से वापस आई हूँ तो मेरे पास मेरी टेबल पर इतना कुछ खाने को मौजूद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो आपको दिखाऊंगी भी और वो लाया कौन है उससे मिलवाऊंगी भी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम लोग अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। वो खुशियाँ किसी भी किस्म की हो सकती हैं। वो हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती हैं, बेबी शावर्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके घर में मिलाद का फंक्शन, वो हो सकता है आपके घर में कोई खूबसूरत सी कुरान ख़वानी का एहतमाम। इसके अलावा साथ ही साथ कहते हैं ना कि ब्राइडल शावर्स होते हैं, आप वहाँ पर भी आजकल ये एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन कोई भी खुशी का मौका हो ना, आपकी कोशिश होती है कि आपके घर आया जो मेहमान है आपको इतने प्यारे तरीके से उसे ट्रीट करें कि वो याद रखे कि अच्छा हम इस इवेंट में गए थे और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। तो पाकिस्तान में जो कल्चर है ना वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और सुन्नत भी है कि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन तोहफे में अगर मिठास हो तो खुशी में 4 चांद लग ही जाते हैं। और इस खुशी के लम्हात को यादगार बनाती हैं एक खातून, एक प्यारी सी बच्ची, एक प्यारी सी लड़की जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, पेस्ट्री शेफ समरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। समरा, वैसे तो आपकी पेस्ट्री मैंने खाई हुई है और आपने मुझे वो एक लेमन पेस्ट्री भी दी थी, कुछ चॉकलेट फ्लेवर्स में थी, और लेकिन जो आपने वो जो रेड वेलवेट में बनाई थी ना वो बहुत मजे की थी। तो जो समरा बना के लाई है वो मैं अभी खुद उठाकर आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन थोड़ी सी जरा पहले गपशप समरा से लगाते। समरा, ये आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, आई थिंक मैं 7-8 इयर्स की थी उस वक्त। मैंने पहली दफ़ा अपने अब्बू के साथ कुकीज़ बनाया था। अच्छा, तो वो जला था, ये ठीक बना था? बन तो ठीक गए थे, वो इतने नमकीन थे कि कोई खा नहीं सका, उनको फेंकना पड़ा। लेकिन मुझे उसमें इतना मज़ा आया। मेरी अम्मी की एक रेसिपी डायरी थी, तो बस फिर मैं बनाती रहती थी। जैसे सामने आटा रखा था, मैंने उसके स्नोमैन्स बना के ओवन में डाल दिया, और इसी तरह से फिर मैं करते करते मैं सेल्फ टॉट हूँ।
तो फिर उसके बाद इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और हम जब एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो भी इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। बीइंग अ गर्ल, ये बताएं, क्योंकि आप HR भी मैनेजर हैं और देख रहे हैं इस तरह के मामलात को भी, ये इस तरह का हुनर, इस तरह की चीज़ें बच्चियों में होना, मैं कहती हूँ कि बड़ी खूबसूरत बात होती है। एक टाइम था कि हम सिर्फ सैलून्स में, कहते ना, मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, इस तरीके से देखा करते थे। अब शेफ होना कोई छोटी बात नहीं, वो भी इतनी मिठास वाली शेफ होना। एग्जैक्टली इतना अच्छा हो गया कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया लोगों को कि वो घर पे बैठ के, लड़कियाँ चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से हों, वो ये चीज़ कर सकती हैं। और इससे लाइक कंट्री के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप सब लोग काम कर रहे हैं। हाँ। तो ज़रूरी नहीं कि आप जॉब के लिए निकलो बाहर, अगर आप नहीं निकलना चाहते तो आप घर में बैठ के भी इतना कुछ कर सकते हो। तो वो सबके लिए इतना अच्छा है। और ऊपर से लाइक अगर आप एक्सपैंड करते हो, अगर बिजनेस बढ़ता है, आप और लोगों के लिए जॉब्स प्रोवाइड करते हो, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि बजाय इसके कि आप निकलो और आप जॉब करो, आप और लोगों के लिए प्रोवाइड करो जॉब्स, तो ये तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा समरा, ये बताएं, आपका पहला ऑर्डर क्या था? मेरा पहला ऑर्डर था मैंने एक्चुअली, मेरा पहला नाम होता था सैम्स कपकेक्स। मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई वाज लाइक कि मैं सिर्फ कपकेक्स दूंगी क्योंकि कुछ खराब हो गया, कुछ और मैंने देखा, मैं बल्कि दिखाना भी शुरू करती हूँ। समरा जो है वो सिर्फ केक या इस तरह से पेस्ट्री नहीं बनाती, कुकीज कुछ हैं बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत सी, उनके ऊपर ये फूड कलर से पेंट करती हैं। मैक्रोन्स हैं ये, फ्रेंच डेलिकेसी होती है काफी। और ये देखिए PTV का लोगो भी इस पर बना हुआ है। ये देखिए जरा, आप प्लीज इसे क्लोजअप कीजिएगा। और बड़ी खूबसूरती से जो पेंटिंग है ये बहुत ही अमेजिंग है। प्रोड्यूसर साहब मुझे कहने, जरा आप जरा यहीं पर रुक जाइए ताकि ये हम जूम इन करके इनको दिखा सकें, और दिखाना भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है। और अगर आप भी किसी किस्म की उसमें फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो समरा, मुझे अब ये बताइए कि आपको खुद अपनी बनाई हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मुझे खाने में या देखने में? दोनों। खाने में मुझे अपने चॉकलेट कपकेक्स और न्यूटेला मूस बहुत पसंद है। और देखने में आया भी है। जी। और मुझे देखने में मैक्रोन्स और कुकीज़, लाइक ये जो लोगो मैंने PTV का पेंट किया है, हैंड पेंटेड है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपके क्लिप्स देखे हैं। जी, मैक्रोन्स भी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है कि मैं हाथ से बनाती हूँ और फिर लोगों को पसंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कुकी को पेंट करने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे लोगो पेंट करने में जैसे मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे, या जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ऑब्वियसली टाइम कम हो जाता है, लेकिन काफ़ी घंटे लगते हैं। इसलिए बैक का भी प्रॉब्लम हो जाता है इन कामों में कि आपको बहुत घंटों तक बैठ के। और कभी कोई ऐसा क्लाइंट मिला जो कहता है कि नहीं चाहिए मुझे चीज़ ये है, लेकिन वो इतनी बार्गेनिंग आप कहते हैं क्या है, मतलब ये नहीं कि मेरी एफर्ट्स भी तो देखो ना। कुछ बहुत दफ़ा होता है बल्कि कि लोग they don't want to pay, they want something and it's customized, it's hand painted, इतने उसमें hours लगते हैं, effort लगती है, but people don't want to pay for it। तो मैं तो लोगों से कहूँगी कि भाई if you want something, आप उसको मेहनत देखो, फिर आप करो। क्योंकि अगर आपको यही चीज़ चाहिए तो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगी। हाँ। और फिर आपको ऐसे मतलब सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा मुझे ये भी बताइए, केक्स भी बना रही है समरा? जी, मैं सब कुछ, केक्स, कप केक्स, मैक्रोन्स, कुकीज़, मूस कप्स, बहुत कुछ लाइक। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइए कि जो आर्टिस्ट का फन है उसको सामने लाने के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए हम डेफिनेटली, हम सुबह पाकिस्तान की टीम तो यहाँ पे, लेकिन आपको लगता है कि सोशली हमारे माशरे में वो सपोर्ट मिल रही है एंटरप्रेन्योर्स को जैसे कि मिलनी चाहिए? आई थिंक मिल भी रही है, नहीं भी मिल रही है, लाइक डिपेंड करता है आपके। मतलब मुझे देखें, आप और मैं एक ही इदारे से ताल्लुक रखते थे पहले। जरा मैं प्रोड्यूसर साहब थोड़ी सी इजाजत दें मैं ताकि इनसे बात कर सकूं। मैं यहाँ पे PTV के भी लोगों में, हम सबकी, मेरी खुद की कोशिश होती है कि अगर आपके दरमियान कोई कुछ काम कर रहा है ना, हम दुकानों से जाके चीजें खरीदते हैं, लेकिन आपस में मिलकर अगर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो करें। इस पे मैं चाहूंगी कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स बच्चे बच्चियां हैं, या खवातीन हैं, या मर्द हजरात हैं, उनके लिए आप चूंकि खुद एक एंटरप्रेन्योर है, साथ से दूसरा काम भी करिए, जॉब भी करिए, एक मैसेज दीजिए उनके लिए। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात होती है, और आप जॉब के साथ कर रहे हो तो लाइक आप 2-2 काम एक साथ कर रहे हो, और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और लोग करते भी हैं। लाइक मेरी अपनी
फ्रेंड्स मुझसे इतना ऑर्डर करती हैं, मैं अपने वर्क प्लेस में जाती हूँ, काफ़ी मैं वर्क प्लेसेस में गई, वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया सब लोगों ने, आपको भी मैंने दिया था। सही है, और एक आधा ऑर्डर तो मेरा भी था। एग्जैक्टली हाँ, और वो बड़ी हंगामी बुनियादों पर था और सबने पूरा भी किया। एग्जैक्टली तो वो लाइक आपको डिलीवर करना होता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप साथ ये काम भी कर रहे हैं तो आप डिलीवर भी कर रहे हैं उस चीज़ को। ये नहीं होता कि आप दूसरे को ही नहीं कह सकते कि मैं जॉब भी करती हूँ इसलिए मैं दे नहीं सकती, तो आपको उससे लेके चलना पड़ता है। तो मैं जैसे अगर जॉब कर रही हूँ तो मैं उतने ही ऑर्डर्स ले रही हूँ जितने मैं डिलीवर कर सकती हूँ और बेहतर तरीके से लोगों को बना कर दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है उस तरह से। अगर मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो अगर वो सपोर्ट मिले तो ऑब्वियसली आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप स्टार्ट करें, आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। चलें भाई, समरा ने बड़ा मोमेंटम बना दिया, बड़ा मोटिवेट कर दिए हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कि अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वाइफ है तो डेफिनेटली उसे हस्बैंड की सपोर्ट दरकार है, बेटी है तो उसे अपने माँ बाप की सपोर्ट चाहिए, बहन का रिश्ता है जब तक भाई सपोर्ट नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ नहीं सकती। तो आपने अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, अपनी मिसेस की, अपनी बेगमात की इसी तरह से मदद करनी है ताकि वो जिंदगी में आगे कुछ बन सकें। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच समरा फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और इस मीठे से खूबसूरत से तोहफे के लिए भी। लेकिन शेब आप मिस कर गए हैं, जो आएगा वो खाएगा और जो नहीं आएगा वो पछताएगा। तो आप वाला जो बॉक्स है वो आज टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मुझे लेनी है ब्रेक छोटी सी, प्रोड्यूसर साहब इजाजत है, ब्रेक की तरफ जा सकते हैं जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं एक नए मेहमान के साथ। स्टे ट्यून सुबह पाकिस्तान। Watch T20 Cricket World Cup live on PTV Sports. Game on. जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने सेलिब्रिटी लाउंज में, एक नई सेलिब्रिटी के साथ, एक मेहमान शख्सियत के साथ। और लेकिन इससे पहले, मेहमान का तारुफ करवाने से पहले ज़रा उनकी शख्सियत जो है वो किसके विजन के साथ वाबस्ता रही है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नाज़िन इक़्तिदार संभाला ना, उन्होंने कहा था कि तालीम और सेहत का शोबा उनकी तरजीहात में शामिल होगा, यानी कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहली कुछ 4-5 चीज़ों में होगा। अब उसकी जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं उसकी शक्ल, उसका अमली नमूना, तो ये प्रैक्टिकल शक्ल जो है वो हमें KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रही है, जहाँ पर PTI ने अपनी पहली सूबाई हुकूमत बनाई थी। क्योंकि अब सूबे में कोई बच्चा टाट पर बैठकर नहीं पढ़ेगा, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्नीचर प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर तालीम जनाब शहराम तरकई साहब कहते हैं कि 6 अरब रुपए की लागत से 24 लाख तलबा और तालिबात को फर्नीचर फ्राहम किया जा रहा है। वो मजीद ये भी बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का हर बच्चा टाट की बजाय कुर्सी पर बैठकर तालीम हासिल करेगा। इसके अलावा सूबे में
आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए डबल शिफ्ट स्कूल प्रोग्राम का आगाज भी किया जा चुका है, जो कि हम सिर्फ देखते थे पंजाब में इस कल्चर को, लेकिन अब केपीके में भी इसे प्रमोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्मार्ट स्कूल की। तो स्मार्ट स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम भी जो है वो वहां पर शुरू कर दिया गया है केपीके में, और जो कुछ वहां पर नई तब्दीलियां आई हैं वो आप टीवी पर देख भी सकते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी शोबे में जो होने वाली इस्लाहात हैं, इन पर बात करने के लिए आज केपीके एजुकेशन मिनिस्टर शहराम तरक़ई साहब को खुद सुबह पाकिस्तान में वेलकम किया है। तो हमारे साथ सेलिब्रिटी लाउंज में मौजूद है शहराम तरक़ई। सबसे अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कितने खुश हैं आप पाकिस्तान की जीत पर? बहुत ही खुश हैं। पाकिस्तान की जीत का तो अपना ही मज़ा है, और इंडिया से जीतने का तो मज़ा दोबाला हो जाता है। इट इज सुबह उठते ही हर बंदा हर बंदे में आज फ्रेशनेस है, एक वो है, एक बड़े अच्छे मूड में है माशाल्लाह, और बड़ा मज़ा। और जीत भी मजे वाली जीत भी मजे वाली। एक तो दोनों ने जबरदस्त परफॉर्म किया, उधार करके खेलना, मतलब कल तो जो टीम ने परफॉर्म किए वो तो आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी, ओवरऑल इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। पूरी टीम, पूरे मुल्क को उन्होंने चार्ज किया। बेशक ऐसा और दुआएं भी हैं, सपोर्ट भी है, और बड़ी मुद्दत बाद वैसे क्रिकेट में बड़ी बड़ी जान आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बस एक और मुख्तसर से इस पे बात करूंगी। ये बताइएगा, कल जब मैच शुरू हो रहा था तो कहते ना, बड़ा हो या छोटा हो, हर किसी का दिल धड़क रहा था जब पाकिस्तानी कौमी तराने का आगाज हुआ है और पाकिस्तान ने टॉस जीता। आपके ख्याल में टीम ने सही फैसले किया था, टॉस जीतकर बैटिंग पहले दे दी? जबरदस्त। हाँ, उन्होंने तो अपनी कैलकुलेशन की थी, क्योंकि वो पिच ऐसी थी, फिर ड्यून की वजह से उन्होंने बैटिंग बॉलिंग का जो चूज किया था। टेक्निकली तो ऑब्वियसली वो अच्छी वो उनकी थी, और उसका रिजल्ट भी मिला। लेकिन बैटिंग बॉलिंग भी बड़ी अच्छी थी शाहीन की। हाँ। बैटिंग भी दोनों ने बड़ी जबरदस्त की, बड़ी प्रोफेशनल तरीके से। दो बंदे मैच खेले, कहा हम कहा करते थे कि इंडियन से विराट आता है और यहाँ से दूसरा आता है, तो वो तो क्रीज पर जम जाए तो उठने का नाम नहीं लेते। लेकिन खैर बहरहाल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और चूंकि टीम ने परफॉर्म किया तो आप हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, डेफिनेटली कहते ना कि ये टीम वर्क ही होता है। कहीं हमारे क्रिकेट के सेलिब्रिटीज मौजूद हैं तो कहीं हमारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जैसी सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, और ये जब सेलिब्रिटी टू सेलिब्रिटी एक विश जाती है ना, तो हौसला अज़्म जो है वो मजीद दुबाला हो जाते हैं। चलें शहराम साहब, अब हम आपकी मिनिस्ट्री की तरफ आते हैं। वैसे तो बहुत कुछ था बताने को, जो मैंने बताया कि केपीके में किस किस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया है, और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था उसकी बेहतरीन अक्कासी होती हुई केपीके में देख रहे हैं। हम क्या एक्सपेक्ट रखें फ्यूचर में केपीके का एजुकेशन के हवाले से? देखें, किसी भी हुकूमत की पॉलिसी का पता उसकी स्पेंडिंग से पता चलता है। जब बजट की किताब उठाते हैं, देखते हैं, तो आपको पता चलता जाता है कि ये इनकी प्रायोरिटी है। पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालीम में और सेहत में कंट्रीब्यूट किया, और हमने तालीम का बजट सबसे ज़्यादा होता है और हमने कंटिन्यूसली उसमें इंक्रीज़ किया। प्रायोरिटी ये है कि बच्चे को, जो गरीब का बच्चा है, जो तादाद में ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर का विज़न है, पार्टी का मैनिफेस्टो है, और उस मैनिफेस्टो विज़न को हम सामने रख के अकॉर्डिंगली हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्योंकि हमने इलेक्शन में कमिटमेंट किए लोगों के साथ। उस हवाले से हम कंटिन्यूसली एजुकेशन में हम स्पेंडिंग कर रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। देखिए, 70 साल से ज़्यादा हो गया, आज भी बच्चा सरकारी स्कूल में टाट पे बैठता है। ट्रू, ऐसे ही है। जब आप टाट पे बच्चे को बैठाते हैं, स्पाइन की इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकली वो कमज़ोर हो जाते हैं, थकते हैं। बच्चे होते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, पता भी नहीं होता। तो जब उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनकी तालीम कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तालीम कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सेहत, फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उसके लिए हमने ये डिसाइड, हमने पिछले 5 साल में भी काफ़ी लाखों की तादाद में फर्नीचर लिया। इस साल हमने ये डिसाइड किया, मैंने चार्ज लिया, पढ़ा, चीफ मिनिस्टर से बात की। ही वाज काइंड इनफ। कितनी मालियत का फर्नीचर अभी आप ले चुके हैं और कितने स्कूल्स के लिए? अभी हम 3 अरब रुपए हमने एक रखे, 3 दूसरे, तो 6 अरब रुपए के हम फर्नीचर 1 गो में ले रहे हैं। इससे कोई तकरीबन 24 लाख से ज़्यादा, हम 24 लाख से ज़्यादा कह रहे हैं, तकरीबन 26 लाख बच्चों को हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फर्नीचर देंगे। और हमारा प्लान है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बच्चा टाट पे ना बैठे। अब ये स्टेटमेंट बड़ी भी है, बोल्ड भी है, उसके लिए मेहनत दरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। एक तो हमें फर्नीचर बड़ा अच्छा मिला, बच्चों से लेके बड़ों तक, 12वीं जमात तक पूरे लड़के लड़कियों को हम फर्नीचर दे रहे हैं, और आने वाले 5-6 महीनों में इंशाल्लाह ये हम
करके कर देंगे इंशाल्लाह। मतलब इनके 5-6 महीनों में ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसके बाद भी मतलब टारगेट होगा मजीद स्कूल्स को प्रोवाइड करने का। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर देंगे, लेकिन ये वन गो में दे के तो तकरीबन जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी जो हमने कैलकुलेशन की है। थोड़ी बहुत अगर रहती है हम बाकी पैसे दे देंगे। हम समझते हैं कि 90 to 95% बच्चों को फर्नीचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 5% एक आध केस ऐसे होते हैं स्कूल में जगह नहीं होती, इश्यूज होते हैं, स्कूल का इशू होता है या तादाद का, तो वो अपनी जगह पे होता है। चूंकि आपने तादाद की बात की है तो अभी मैंने सेकंड शिफ्ट के हवाले से भी डिस्कशन मतलब यानी कि आपको तारुफ करवाने से पहले बात की। अब सेकंड शिफ्ट का भी आगाज किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये एक बेहतर फैसला है और या ये मौके की मुनासबत के लिहाज से देर नहीं होगी या ये बहुत पहले ले लिया जाता? देखिए, हर चीज़ को बहुत ही पहले कर देना चाहिए था, अगर नहीं किया कोई वजूहात होंगी, किसी को आइडिया नहीं आया होगा या कोई मजबूरियां होंगी। हमने रियलाइज़ किया कि हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं। दूसरी हमारी एक कोविड की वजह से तालीम वैसे इफ़ेक्ट हुई, इकॉनमी इफ़ेक्ट हुई ओवरऑल पूरी दुनिया में। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ कि हम 2 महीने पहले इंग्लैंड गए थे, मुख्तलिफ ममालिक के मिनिस्टर से हम मिले, सरबराहान से मिले, जो मुख्तलिफ डेलीगेशन थी, और हर पूरी दुनिया के, इवन इंग्लैंड के, they have got the same issues ये पिछले 1.5 साल से कोविड का। हमने वो देख के हमें रियलाइज़ हुआ कि हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, ये तो पूरी दुनिया इस से गुजर रही है। तालीम इफेक्ट हुई, ड्रॉप आउट बढ़ा, बच्चों की ओवरऑल इकॉनमी सफ़र हुई। तो उसमें हमने देखा तो एक तो स्कूल दूर होता है तो ड्रॉप आउट होता है बच्चियों के हवाले से, स्पेशली 5th तक प्राइमरी पढ़ते हैं, मिडिल स्कूल दूर होता है तो उस वजह से बच्चियाँ जाती नहीं है पेरेंट्स, क्योंकि साथ में कोई बंदा जाना चाहता है, वो होते नहीं। 8th के बाद फिर नहीं जाते, या 10th के बाद 12th की स्कूल नहीं होते, बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो दूर जाना पड़ता है। तो उधर सारी स्कूलों में हमने सेकंड शिफ्ट स्टार्ट किया। इसी तरीके से मैंने कहा, ये प्रोसीजर सर किस हद तक कामयाबी आपको इसमें मिली है कि मतलब बच्चों ने कितने हद तक आपने देखे कि एडमिशन लिए इसमें? देखें, तकरीबन कोई इनिशियल जो हमने स्टार्ट किया 115 स्कूल हमने स्टार्ट किए। उस पर कोई 3000 से ऊपर बच्चों ने इनरोलमेंट ली। एक स्कूल तो ऐसा था जिसमें सेकंड शिफ्ट में 500 से ऊपर बच्चों ने एडमिशन ली, और इस तरह के बहुत सारे और स्कूल थे, कुछ में थोड़े कम भी थे। उसको हमने देखते हुए तादाद हमने और बढ़ा दी। हमने अभी 1000 स्कूल का टारगेट दिया है बाय मिड नवंबर इंशाल्लाह। और उसमें होपफुली लड़कियों के स्कूल की तादाद थोड़ी ज़्यादा होगी, उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि ड्रॉप आउट और उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो सुबह काम करते हैं, बिल्कुल मैं इसी तरफ और दोपहर को वो जो है पढ़ाई करते हैं, और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जी मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है कि घर पे कमाने वाला कोई नहीं है। अब कमाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन फ्यूचर भी बनाना है। उन बच्चों को इसमें स्पेशली उनको अकोमोडेट किया गया है ताकि उन बच्चों को सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि उनके पास पैसे तो नहीं हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई मुफ्त है। दूसरी बात ये हो गई कि देखें, प्राइवेट और पब्लिक का, एक तो हाई एंड स्कूल है उनकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आप प्राइवेट और पब्लिक को देख लें, सिंगल नेशनल करिकुलम हो गया, हुकूमत ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे वो प्राइवेट और पब्लिक का जो फ़र्क है वो भी ख़त्म हो गया। पहले बंदा कहता है ना कि फलानी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी किताबें पढ़ाए जाते हैं, अभी तो करिकुलम बेसिक जो फाउंडेशन है वो एक हो गया, थोड़ी बहुत उसमें 19-20 फ़र्क हो सकती है। तो जब फाउंडेशन एक हो गई, आप ये कह रहे हैं कि आप इस चीज़ पर इत्मीनान रखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, स्पेशली इन केपी के, वहाँ पर एक जैसा निसाब जो है वो जी, आप पूरे आप इस्लामाबाद में देख लें, आप पंजाब में देख लें, सिंध के अलावा क्यों पॉलिटिकली वो थोड़े डिफरेंट है तो उस वजह से नहीं कर रहे। बाकी पूरे पाकिस्तान में सिंगल नेशनल करिकुलम, तो पूरे पाकिस्तान एक डायरेक्शन में जाएगा, सिंध दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ आए, क्योंकि ये तो सियासत से बालातर है, क्योंकि तालीम की बात है। आपने अभी बच्चियों की तादाद के हवाले से भी बात की, केपी का हमने एक देखा, हर सूबे का अपना कल्चर होता है और अपने लोगों के नज़रियात होते हैं। आप समझते हैं कि हमारी जो केपी की बच्चियां हैं वो उसी तरह से तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही हैं जैसे हम पंजाब में देखते हैं, जैसे हम बाकी सूबों में देखते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान भी अभी इस मामला में थोड़ा सा पीछे है। तो क्या वहाँ पर जो बच्चियों का था कि नहीं सिर्फ मिडिल पढ़ाई और 10वीं जमात तक तालीम हासिल की, अब बस से अब घर बैठ जाओ, क्या इसमें केपी की गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है? देखिए, बच्चियों की तालीम पे तो केपी पीछे नहीं रहा, फैसिलिटीज़ के हवाले से बात होती है। मैंने कहा ना कि आपके प्राइमरी स्कूल में करीब स्कूल होता है, मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। जब स्कूल दूर होता है तो बच्चियों के साथ कल्चर बैरियर्स ऐसे हैं, वो कल्चर ऐसा है कि आपको बच्ची के साथ बंदा जाना पड़ता है।
अब जब स्कूल दूर हो जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स फिर टाइम नहीं निकाल सकते या वो प्रेफर करते हैं कि बस ये घर पे ही रहे। हम उसको ये कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में मिडिल को भी अभी सेकंड शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। अच्छा। तो ये होगा कि जो मिडिल के प्राइमरी के बाद जो ड्रॉप आउट है 6th ग्रेड का 5th ग्रेड के बाद, वो जब स्कूल उसी स्कूल में फिर मिडिल की पढ़ाई भी होगी तो ड्रॉप आउट नहीं होगा। फिर मिडिल में हाई वो वाला तो नहीं ये मामला जिससे हम स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर कहते हैं कि नहीं वो दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज अनदर थिंग। वो जो है वो जो स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर है वो हम एग्जामिनेशन बोर्ड्स में हम सारे एग्जाम दे के आए हैं। बोर्ड्स में हमारे काम होते थे। यंग लड़का 16-17 साल का बच्चा, उसको क्या पता होता है कि सरकारी दफ्तरों में क्या होता है, किस तरीके से बात करनी होती है। एक एक डीएमसी के लिए, एक एक पेपर चेकिंग के लिए, एक एक रीचेकिंग के लिए, रीटोटलिंग के लिए मुख्तलिफ दफ्तर हो तो कोई पता भी नहीं चलता। वो आते ही मैंने उनको कहा कि जी ये तो वन स्टॉप शॉप करें और एक ही छत के नीचे बस स्टूडेंट आएगा। स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर सारे एग्जामिनेशन बोर्ड्स में, कुछ में इनाग्रेशन हो गई है, कुछ में अभी काम चल रहा है। स्टूडेंट आएगा बोर्ड्स के साथ, उसका कोई और स्टाफ के साथ नहीं होगा। सेंटर फैसिलिटेशन सेंटर आएगा, एप्लीकेशन देगा, डोमिसाइल लेगा, डीएमसी लेगा, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेगा। उसी विंडो से चंद दिनों बाद आके वो अपना रिजल्ट ले लेगा या जो उसको होगा। तो वो एक सेपरेट चीज़ है स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर। लेकिन किस हद तक बच्चों को अकोमोडेट करेगा? काफ़ी 100% जी। अब एग्जामिनेशन बोर्ड्स के साथ जिस वालदैन का, बच्चे का, उसका जो भी काम है वो स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर में जाएगा, वो एप्लीकेशन देगा, थोड़ी सी फीस होगी या जो भी उसका जो तरीक़ेकार है, सर्विस चार्जेस होते हैं, और उसी 2-3 जगहों में वो काउंटर्स बने हैं, उधर वो एप्लीकेशन देगा, उधर से ही वो अपना विद इन अ गिवन टाइम। अभी ये कितने काउंटर्स बन चुके हैं और कहाँ पर काम? देखें अभी तक तो मेरे ख्याल से 4 हमारे कोई 8 बोर्ड्स हैं। अच्छा। तकरीबन 3 में स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स बन गए हैं, बाकियों में अंडर प्रोसेस है क्योंकि मैंने 7-8 महीने पहले उनको बताया था। तो अभी इंशाल्लाह होपफुली 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको केपी के हर एग्जामिनेशन बोर्ड में स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर मिलेगा जो कि बच्चे को, स्टूडेंट को अकोमोडेट करे, फैसिलिटेट करेगा बेसिकली। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इट्स बेसिकली कि आप बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो जिंदगी है वो आसान करें, उनको आसानी पैदा करें। तो अब हमारे जरा व्यूअर्स के लिए वो जो केपीके से ताल्लुक रखते हैं, जरा थोड़ा पेरेंट्स की भी रहनुमाई हो जाए कि केपीके में फैसिलिटेशन सेंटर अगर आप हमें जरा जगह बता दें। देखिए ये नहीं, ये है जहाँ पे लेट्स से पेशावर बोर्ड है, तो पेशावर बोर्ड के अंदर ही स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर है। मर्दान बोर्ड है, मर्दान बोर्ड के अंदर ही एक साइट पे। सो यू डोंट इंटरैक्ट विद क्या कहते हैं बाकी बोर्ड या बोर्ड के स्टाफ के साथ। फैसिलिटेशन सेंटर में जो स्टाफ बैठा होता है, ख़वातीन भी हैं, लड़के भी हैं, तो वो जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डीएमसी, रीचेकिंग, वो सारा प्रोसेस वहाँ पे कर सकते हैं। आपने कहा कि हमारे 8 बोर्ड्स हैं जिनमें से हम 3 के सेंटर्स मुकम्मल कर चुके हैं और 5 पर अभी काम जारी है। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह आई विश कि वो जल्दी काम मुकम्मल हो। इंशाल्लाह प्रोसेस में। एक आपकी एक और बड़ी भरपूर काविश वो थी हल्का बस्ता एक्ट। हाँ बिल्कुल। ये बिल आपने जो था वो पास किया। इस बिल के पीछे क्या थॉट थी, विजन क्या था और ये ख्याल आपके जहन में किस तरह से आया? देखिए हम सारे बस्ते कैरी करके गए हैं, हमारे बच्चे हैं, वो छोटी बेटी है, मेरा बस्ता तो बहुत ही भारी होता था। मेरी बेटी, उसके बैग, मैं इधर इस्लामाबाद में प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ, उसके बैग मैंने उठाया, मुझसे नहीं उठाया गया। सो हैवी, वो बस पड़ी बाबा, मैं तो रोज़ाना इसको उठाती। हैवी होता है। हमने रियलाइज़ किया कि इसका वज़न कैसे कम किया जा सकता है। इस पे बैक एंड पे पूरा प्रोसेस होता है। और देखें अक्सर इस तरह होता है, हम स्कूल गए हैं सारे, जिस नोटबुक की या जिस बुक की ज़रूरत नहीं भी होती थी, टीचर कहता था एहतियातन ले आओ, तो एहतियातन पूरी किताबें हम साल ले जाते थे और साल लाते थे। वो कभी महीने में भी उसकी बारी अगर नहीं आती थी, लेकिन बोझ हम पे होता था। हमने कहा कि जी आप करिकुलम और जो आपका स्केजुअल है उसके मुताबिक जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है उसी की नोटबुक, उसी की किताब, उसकी जो है वो आप बच्चे को लाएं। जिसकी ज़रूरत नहीं है वो उस बच्चे पे ना कैरी करवाएं। तो उस हिसाब से उस बजट का बड़ा स्मार्टली उसको किया गया है और उम्र के हिसाब से है। कहीं पे 2 kg है, कहीं पे 5 kg है, कहीं पे 10 kg है। तो उस हिसाब से एज बढ़ती जाती है, वज़न बढ़ता जाता है। स्पेसिफिकली जो छोटे बच्चे हैं उनका वज़न बड़ा मैटर करता है क्योंकि उनके साइज़ में छोटे होते हैं, उनका वैसे भी सेहत
एक तो फ्रेजाइल होती बैग है। लेना, फिर साथ बच्चे की बॉटल्स हैंग होती हैं उनके आपने साथ। देखी हुई बच्चे का बैग होता है, बच्चा टिल्टेड होता है इस तरह इसका, और बैग बस्ता उसके ऊपर पूरा। ये आज सुजुकियां देख लें, ये जो बसेस देख लें, उसके पीछे वो जो हुक्स लगे होते हैं, वो एक एक बस्ता आप देख लें, वो पता नहीं कितने केजी का होता है। तो उस पर ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ये नहीं कि हमने अभी कर दिया और कल से इम्प्लीमेंट होगा। इसमें ज़्यादातर किरदार जो है वो टीचर्स का, क्लास टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, फिर पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स चेक करें कि जी स्केड्यूल क्या है। टीचर्स और क्लास टीचर्स और प्रिंसिपल्स वो स्केड्यूल चेक करें कि बच्चे को कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एक तो ये कि बच्चे को ये क्लैरिटी होगी कि पूरा हफ्ते मुझे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। दूसरी बात ये है कि उससे एक्स्ट्रा लोड जो है वो हटा दिया जाएगा। तो बेसिक इसके करने के स्मार्टली डन है, थॉटफुल है, और उस पर बैक एंड पे इंटरनेशनल एक रिसर्च है वो हुई है, और उसमें बताया गया है कि किस बच्चे का कि वज़न एज के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए। तो इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ गुड थिंग बेसिकली। आप ये बताएं बचपन में आपका बस्ता कितना हैवी होता था? इट वाज वेरी हैवी, बहुत हैवी था, और उसमें वो बस्ता को देख के बंदा परेशान हो जाता, परेशान हो जाया करते थे। हम तो वैसे भी थोड़े शैतान थे पढ़ाई में से ज़्यादा शैतानी में, तो बस्ते वैसे भी टेंशन होती है। ये बता, अच्छा हर बच्चे की ना एक अपनी कोई ना कोई प्यारी चीज़ होती है, किसी का ज्योमेट्री बॉक्स होता है, किसी की होती है कि ये वाला रजिस्टर मेरा बड़ा पर्टिकुलर है, किसी को स्टिकर्स लगाने की बड़ी आदत होती है। बचपन में आपका क्या शौक था? मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे मैथ्स के जो टूल्स और वो जो ज्योमेट्री बॉक्स और वो सारे वो मुझे कैरी करना और उसको नए नए लेना, उसका मुझे ज़्यादा शौक था। वो आप जरा ज्यादा लिया करते थे? मैं ज्यादा लिया करता था, मुझे समझ भी मैथ्स की ज्यादा थी, तो उस हिसाब से मेरा उसकी तरफ रुझान जो है ज्यादा। सब्जेक्ट भी मैथ ही था? मैथ्स उसमें मैं तकड़ा था, तो ऑब्वियसली बाकियों में शैतानी। और सबसे ज्यादा आप नालायक किस सब्जेक्ट में थे? मेरी उर्दू बड़ी कमजोर थी, पठानों की उर्दू वैसे भी बड़ी कमजोर होती है, तो उर्दू कमजोर थी। तो वहाँ पे ये होता था कि जब आप मतलब कुछ लिख रहे हैं, इमला में गलती होती थी? हाँ, बड़ी गलतियाँ होती थी। मैंने कहा पठान से कुछ भी करवा लें आसान है, उर्दू बोलवाना लिखवाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है, ऐसे ही हम कोई भी जुबान बड़े आराम से बोल लेते हैं। और उर्दू फिर आते आते मतलब सीखी बोलना तो खैर, फिर रीडिंग राइटिंग वो प्रैक्टिस कर आके फिर बीच में तो खैर बाहर चले गए, वापस आए, फिर सियासत में इतनी दरख्वास्तें पढ़ते हैं उसकी बड़ी प्रैक्टिस हो गई। हाँ। और लोग दरख्वास्त देते हैं सारी उर्दू में होती हैं, तो उससे भी बड़ी प्रैक्टिस हुई। ओवरऑल मतलब इम्प्रूवमेंट आई बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन बड़ा इम्प्रूवमेंट आ गई, वो बस था। और वो जो पठानों का की गलती होती है, वो मेरी नहीं रही, वो मेरी ठीक रही। मैं एबटाबाद से मैंने शुरू किया था, तो मेरी वो बेस ठीक रही, मेरी उससे अल्हम्दुलिल्लाह इतना फर्क नहीं है। अच्छा। थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ओवरऑल है पठानों का, मैं वो अब दोस्त भी बैठे होते हैं, हम कहते हैं कि आप हमसे कोई भी जबान बुलवा लें, उर्दू मत बुलवाना। उर्दू हम बस पता नहीं पौनी पौनी बोल जाते हैं, बस थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। अच्छा चले एक छोटे से और बताएं, जब खान साहब से मुलाकात होती है, कभी अच्छे खुशगवार मूड में, मतलब कि काम की बात ना हो, कुछ कह देना हो, आप पश्तो में कहते हैं या उर्दू में बात करते हैं? नहीं, खान साहब से हम पश्तो में बात करते हैं, लेकिन वो खान साहब के साथ अल्लाह उनको सेहत दे, मतलब और गपशप भी लगा लेते हैं, सिर्फ काम की बात नहीं करते। तो हम कहते हैं जी खान साहब पश्तो, तब्दीली में पश्तो बड़ी ज़रूरी है। तब्दीली में पश्तो बहुत ज़रूरी है। हम पश्तो बहुत ज़्यादा बोलते थे, एक आध हमारे साथ मुश्ताक गनी है, उसको तो बिल्कुल बेचारे को समझ नहीं आती, तो हम तंग करते थे ना कि यार 2 मिनट बाद ऑटो में बंदा पश्तो में शुरू हो जाता है, तो वो कहते थे जी पश्तो। हमने कहा खान साहब ये तो हम मुश्ताक गनी को भी कहते हैं, तो वो कहते हैं हाँ मुझे सीखनी चाहिए, वैसे ये थोड़ी बहुत तो ज़रूरी है। मतलब आप किसी की बुराइयां करके हट जाओ और किसी को पता तक ना चले कि मेरे बारे में कहा गया गया। हाँ, ये तो फिर नेचुरल सी बात है जब समझ बंदे को नहीं आती, लेकिन हम खान साहब को के साथ गपशप लगा के कहते हैं कि जी पश्तो सीखना ज़रूरी है। मैंने अक्सर ज़बानें सुनी है, सिंधी भी सुनी, पंजाबी तो खैर वैसे ही लोगों को बड़ी आराम से समझ आ जाती है, सिंधी के भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि उर्दू के साथ मैच होते हैं थोड़े से, लेकिन पश्तो तो कहीं पे कोलैबोरेट कर ही नहीं रही होती। अभी ये जो अब बहुत सारे अल्फाज जो हैं, अभी हम अंग्रेज़ी के भी उसमें बोलते हैं, उर्दू के भी बोलते हैं, तो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे साथ ऑफिस में इस तरह के लड़के हैं जो बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग है, लाहौर से, इधर इस्लामाबाद से,
तो वो बेचारे हर 2 मिनट के बाद वो क्योंकि सारे पश्तो बोल रहे होते हैं तो पश्तो फिर उनको फिर वापस ट्रैक पे लाना पड़ता है। मैंने देखा है, मैं खुद कुछ गैदरिंग्स का हिस्सा रही हूँ और 2-3 जुमले मतलब वो 2 मिनट के बाद ना वो 8 मिनट पश्तो में बोलेंगे। तो उसको फिर हम उनसे पूछते हैं, आपको समझ आई कि जी कुछ तो नहीं, लेकिन उर्दू में या अंग्रेजी में जो वर्ड थे वो पिक कर करके थोड़ा सा अंदाजा किया, गुलाबी पश्तो बना देते हैं, इस तरह कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल अभी तो ज़बानें मिक्स हो गई ना, उर्दू पश्तो अंग्रेजी के अल्फाज बहुत सारे मिक्स हो जाते हैं। वो बिल्कुल प्योर जिसे पश्तो कहते हैं वो तो अभी उस लेवल की नहीं बोली जाती, तो थोड़ी बहुत समझ आ जाती है बंदे को, लेकिन जिसको समझ नहीं आ रही हो तो वो बेचारा गैस ही करता रहता है। गैस ही करता है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, क्योंकि हम लास्टली प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हाथ में आ रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले सालों में हम मतलब क्योंकि कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, हम आपकी मिनिस्ट्री को और हम KPK में एजुकेशन के मामलात को आपके विजन के एतबार से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के एतबार से कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे? देखिए हम बहुत इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, हमने कहा फर्नीचर ला रहे हैं, हम स्मार्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, हम अर्ली एज प्रोग्राम जो हमने पिछले गवर्नमेंट में स्टार्ट किया था उसको स्केल अप करके एजुकेशन में शिफ्ट करके वो ला रहे हैं। कोडेड माइंड्स के साथ हम कोडिंग ला रहे हैं, जो बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों को उनको हम ट्रेन करने जा रहे हैं। हम हल्का बस्ता एक्ट लेके आ रहे हैं, हम सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आए हैं, अभी उसको ग्रेड 6 और टीचर्स के लिए भी सर? अच्छा, टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, टीचर हायरिंग अभी कोई 30,000 और हम टीचर भर्ती करने जा रहे हैं, स्कूल लीडर्स हम भर्ती कर रहे हैं। 30,000 टीचर्स आप भर्ती करने जा रहे हैं, तो देखिए ना ये रोजगार के मौके हैं, फिर आप कहते हैं खान साहब नौकरी नहीं देते। 3,000 स्कूल लीडर्स भर्ती करने जा रहे हैं। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जॉब्स क्रिएशंस हो रही हैं, ये 30,000 से अलग है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेशन को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 100% उसको ठीक कर देंगे, लेकिन जितना आप कर सकते हैं। सोलराइजेशन स्कूल्स में जारी हैं, EC रूम्स जिसे कहते हैं, वो KG किंडरगार्टन के बच्चों के जो बड़े कलरफुल क्लासेस नहीं होते सरकारी स्कूलों में, वो हम बना रहे हैं। कुछ हम 2,000 हम बना चुके हैं, 3,000 हम इस साल बना रहे हैं। प्लेइंग एरियाज जो हैं हमने पिछले गवर्नमेंट में बनाई, इसमें भी हम प्राइमरी स्कूल में हम प्लेइंग एरियाज, ये सीसॉ और स्विंग्स और ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं। तो ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो ओवरऑल आपको आपके एजुकेशन सिस्टम को अब बताते हैं लोगों को कि ये इतनी डेवलपमेंट हो रही है, और इससे लोगों का ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ता है। और जैसे ये सारी इम्प्रूवमेंट आती हैं, लोगों का सरकारी स्कूलों की तरफ तवज्जो भी आएगी और लोग आएंगे, और एजुकेशन मुफ्त है वहाँ पे, तो बजाय वो प्राइवेट में इतने पैसे दें, वही फैसिलिटी, वही टीचर, वही करिकुलम अगर आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और ये गरीब का बच्चा यहाँ पे जाता है। बिल्कुल, जब आप गरीब के बच्चे की बात करते हैं ना तो उसको डेफिनेटली खान साहब ने भी प्रायोरिटी पर रखा। और इसी पे प्राइम मिनिस्टर हमसे जब भी मिलते हैं इसी के बारे में बात करते हैं कि और इम्प्रूवमेंट आप कैसे लेके आएंगे। और एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट जिसका आपने जिक्र किया, वक्त मुख्तसर है, ना सिर्फ आपसे इजाजत चाहूंगी शहराम तरकई साहब, बल्कि आप ही ने जो एक अच्छी खबर ब्रेक की वो अपने व्यूअर्स को जाते जाते मैं जोर दूंगी कि 30,000 नौकरियां हैं। सेकंड शिफ्ट स्कूल्स का जो है वो ये सिलसिला जारी है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। डेफिनेटली वो बच्चे जो सुबह के औकात में कहीं पर काम करते हैं और अपने घर वालों की कफालत करते हैं, ये उनके लिए सुनहरी मौका है तालीम हासिल करने का, और KPK गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर शहराम तरकई साहब इसमें अपना बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही सुबह पाकिस्तान की टीम को, मुझे और मेरे मेहमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।